AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा। आज हम लोग अपने सब्जेक्ट एयर एंड नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर में यूनिट 3 पे बात करने वाले हैं। ये वीडियो वन शॉट रहने वाला है, यानी कि एक ही वीडियो में कंप्लीट यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। इस जो यूनिट 3 रहने वाला है, इसमें हम लोग बेसिक्स जानेंगे एम्बियंट एयर क्वालिटी के बारे में। उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया। इसके बाद जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स है उसके क्या इफेक्ट रहता है ह्यूमन पे, एनिमल पे एंड प्रॉपर्टी पे। उसके बाद उस एयर पॉल्यूटेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं। मेन इस यूनिट का जो मेन पार्ट रहने वाला, मेन टॉपिक रहने वाला है वो यही है। एक तो एम्बियंट एयर क्वालिटी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इससे एयर पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए जिस जिस डिवाइस को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, चिमनी में, जिस जिस डिवाइस को यूज़ किया जाता है, हम उस डिवाइस को वर्किंग एंड उसके कंपोनेंट और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। तो ये इसका मेन टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से अपने इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म यूनिक सीरीज़ पे, सिविल मंत्रा यूनिक सीरीज़ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप इस कूपन कोड को यूज़ करके एक अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो इस वीडियो में यूनिट 3 का जो सबसे पहले मेन टॉपिक रहने वाला है वो है एम्बियंट एयर क्वालिटी। आप एयर क्वालिटी के बारे में जानते होंगे, यानी कि हवा में कितनी शुद्धता है, कितना पॉल्यूशन है, ये सब को जो मेजर करता है ना, डेट इज़ कॉल्ड एयर क्वालिटी। ठीक है, एयर की कितनी मतलब कितना वो क्लीन है। और एम्बियंट एयर क्वालिटी जो होता है वो क्लीन एयर को एम्बियंट एयर क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लीन हवा को। मैं आपको ये वर्ड्स इसलिए बताऊंगा ताकि आपके माइंड में इमेज क्लियर है। उसके बाद मैं आपको टेक्निकल टर्म्स भी बताऊंगा। लाइक एम्बियंट एयर क्वालिटी रेफर्स टू द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ आउटडोर एयर। ठीक है, क्या कह रहा है कि फिजिकल और केमिकल कंडीशन किसका, आउटडोर एयर का। एम्बियंट एयर क्वालिटी आउटडोर एयर से रिलेटेड है और उसका फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन कैसा है। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर रीजन, कुछ खास रीजन में। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कि दिल्ली में ले लेते हैं, तो दिल्ली में आउटडोर का फिजिकल और केमिकल कंडीशन कैसा है हवा का, एयर का, तो उसे ही हम एम्बियंट एयर क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। ये इंडिकेट करता है कि पॉल्यूशन, उस जो एयर है उसमें कितना पॉल्यूशन है, उसकी लेवल को ये इंडिकेट करेगा इन द एटमोसफियर उस खास रीजन में, विच डायरेक्टली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड स्ट्रक्चर्स, जो कि हमारे ह्यूमन हेल्थ को, इन्वायरमेंट को, स्ट्रक्चर को डायरेक्ट इफेक्ट करता है एयर पॉल्यूशन। तो एम्बियंट एयर क्वालिटी इन शॉर्ट में किसी भी खास रीजन में, किसी भी खास लोकेशन में आउटडोर के जो एयर है उसका फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन को एम्बियंट एयर क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह का डिवाइस यूज किया जाता है एम्बियंट एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। आप लोगों ने अपने फ़ोन में सुना होगा AQI लेवल इतना है दिल्ली का, AQI लेवल इतना है मुंबई का। तो वो AQI लेवल जस्ट एक न्यूमेरिकल एंड कलर कोड रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका रिप्रेजेंटेशन होगा? एयर क्वालिटी का, एम्बियंट एयर क्वालिटी का, कि उस लोकेशन में एम्बियंट एयर क्वालिटी कितना है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक न्यूमेरिकल नंबर देना पड़ेगा और एक कलर कोड दे देते हैं हम समझने के लिए। उसे ही बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखिए, द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज न्यूमेरिकल and color coded system that indicates the status of air quality। ambient air quality के status को indicate करेगा with the help of numerical numbers and with color code। ठीक है, it help the public easily understand, ताकि पब्लिक जो है वो easily understand कर पाए। ठीक है, वहाँ पर कितना लेवल है पॉल्यूशन का, हवा हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है, या फिर पोल्यूटेड है या फिर हार्मफुल है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, ह्यूमन को इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया जाता है। देखो इस तरह का होता है, इस पे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है 0, 50, 100, 150, 200, मैक्सिमम 500 तक, और ये इसका कलर कोड है। ठीक है, जानते हैं हम कि कौन कौन से ये जो हम एम्बियंट एयर क्वालिटी या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स जब हम पब्लिश करते हैं तो कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट को कंसिडर करते हैं।
AQI में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स को कंसीडर किया जाता है। तो इंडिया में मेनली ये 2014 में ऐसा रूल बना था, वो 8 पॉल्यूटेंट को कंसीडर किया जाता है। मतलब कि जब हम AQI डिक्लेयर करते हैं तो हम मेनली ये 8 पॉल्यूटेंट्स के डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। उसमें कौन कौन सा आता है, पार्टिकुलेट मैटर 10 भी आता है एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को भी हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड आता है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, एंड देन ओजोन, अमोनिया एंड लीड। ये 8 को हम कंसीडर करते हैं जब हमें इंफॉर्मेशन बनाने होते हैं एयर क्वालिटी से रिलेटेड। उसकी यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन भी मेंशन कर दिया। वैसे ये काफ़ी डीप लेवल की नॉलेज है, तो आपको मेनली ये याद रखना है कि ये 8 तरह के पॉल्यूटेंट को कंसीडर किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स। ईच पॉल्यूटेंट्स कंपेयर विद द स्टैंडर्ड वैल्यू। ये सारा पॉल्यूटेंट है, तो मान लेते कि किसी खास लोकेशन में, जैसे दिल्ली के किसी स्पेसिफिक रीजन में हमने पार्टिकुलेट मैटर को कैलकुलेट किया, तो वहाँ पे अगर उसका मान लेते कि 40 वैल्यू आया और इसका स्टैंडर्ड वैल्यू 50 है, तो ये एक सेफेस्ट कंडीशन है। लेकिन वहीं अगर स्टैंडर्ड वैल्यू से करेंट वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो वो अनहेल्दी कंडीशन हो जाएगा। तो उसे हम कंपेयर करते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू से, ठीक है, ताकि हम पता कर सके कि वहाँ पे सेफ है या फिर अनहेल्दी है। ठीक है, तो ये सारे 8 पॉल्यूटेंट्स को कंसीडर किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि जो AQI है वो इंडिया में कैसे कैटेगराइज किया गया है। जो मैं आपको बता रहा था कि AQI जो है एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है एंड कलर कोड रिप्रेजेंटेशन है। तो वही मैं आपको ये जो इमेज है, जिस इमेज को मैं एक टेबुलर फॉर्म में समझा दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में लिखने में ईजी हो। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो AQI है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको CPCB के थ्रू पब्लिश किया जाता है, AQI स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं AQI रेंज है, यहाँ पे कैटेगरी आपका, फिर कलर है, एंड देन इस पे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो है। तो अगर किसी लोकेशन में एकदम क्लीन एयर है तो हम उसे कंसिडर करते हैं, वहाँ पे AQI लेवल 0 है। अब जैसे जैसे एयर पॉल्यूटेड होते जाएगा वहाँ का, वैसे वैसे वो 0 से बढ़ते जाएगा, 50, 60 ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो 0 का मतलब है कि एकदम बिल्कुल क्लीन हवा है। तो हम इसे कैटेगराइज कुछ इस बेसिस पे करते हैं कि अगर 0 से 50 है AQI का रेंज, अगर वहाँ पे कंडीशन एयर का गुड है, काफ़ी अच्छा कंडीशन है, तो उसे हम 0 से 50 के रेंज में रखते हैं। और उसका जो कलर कोड होगा बेस्ट किसे माना जाता है, ग्रीन को माना जाता है, तो ग्रीन होगा उसका। और उसका हेल्थ इम्पैक्ट बोले तो बहुत कम, मिनिमम इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे। अब मान लेते हैं कि गुड्स थोड़ा सा खराब होने लगा, जैसे इसे सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन बोलते हैं। तो अगर सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है तो वहाँ पे जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो 51 से लेकर के 100 के बीच में रहेगा। ठीक है, और इसकी कलर कोड होगा लाइट ग्रीन, हल्का हरा। और इसकी हेल्थ इंपैक्ट क्या होगा, तो मिनिमम हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट आपको सेंसिटिव पीपल में, यानी कि ओल्ड एज में, बच्चों में, प्रेग्नेंट वोमेन्स में हल्का सा डिस्कम्फर्ट फील होगा। ठीक है, इन सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन। उसके बाद और अगर हवा खराब होता है वहाँ पर तो हम उसे मॉडरेट नाम देते हैं। ठीक है, और अगर मॉडरेट है तो वहाँ पे न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन 101 से लेकर के 200 तक रहेगा। ठीक है, और इसे हम येलो कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे येलो कलर से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसकी हेल्थ इंपैक्ट की बात करें तो इसे सांस लेने में, इस कंडीशन में थोड़ा सा ब्रीदिंग में आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा सेंसिटिव ग्रुप के लोगों को। अभी भी यंग एज वालों को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, दे आर एबल टू रेजिस्ट दिस। उसके बाद अगर हवा और ज़्यादा खराब होती है तो अब यहाँ से डेंजर सिचुएशन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से अब जो शुरू होगा वो होगा पुअर, और इसकी डाटा होगी 201 से लेकर के 300 तक, और इसका कलर कोड आपका ऑरेंज रहेगा। ठीक है, इसके हेल्थ इंपैक्ट की बात करें तो ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू मोस्ट पीपल, बहुत अधिकतर पीपल को सांस लेने में प्रॉब्लम फील होने लगेगा इन पुअर कंडीशन। अगर हवा और ख़राब होती है तो हम उसे वेरी पुअर का नाम देते हैं, और इसमें जो आपका डाटा वो 301 से लेकर के 400 तक। ठीक है, और इसका जो कलर कोड है वो आपका रेड, लाल। हेल्थ इंपैक्ट की बात करें तो आपका रिस्पिरेटरी इलनेस हो सकता है और भी आपको हेल्थ पे इफेक्ट दिखेगा। अब सबसे खराब कंडीशन, यानी कि 400 से भी अगर AQI पार करता है तो उसे सबसे खराब, यानी कि दम बिल्कुल सेवरल, दम बिल्कुल हैजर्डस कंडीशन मानते हैं, और इसकी होती है 401 से लेकर के 500 तक। तो ये देखिए शुरू हो रहा है 0 से, यानी कि एकदम क्लीन एयर, और मैक्सिमम जा रहा है यहाँ पे 500 तक। इंडिया में मैक्सिमम 500 तक ही कंसीडर किया जाता है। इसके
आगे भी पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाती है कभी कभी, लेकिन ये इंफॉर्मेशन, ये डाटा एक स्टैंडर्ड डाटा है। तो हम बात कर रहे थे सेवरल की, तो इसमें आपका जो कलर कोड होगा वो डार्क रेड, एकदम बिल्कुल खूनी लाल। और इसका हेल्थ की बात करें तो इस पर सीरियस हेल्थ इंपैक्ट हो सकता है, आपका इमरजेंसी कंडीशन तक हो सकता है इससे, इसमें इतना डेंजर अगर एक्सपोजर में आप रहते हैं तो ये है आपका एक्यूआई स्टैंडर्ड्स। एक्यूआई लिमिट्स भी इसे बोलते हैं, एक्यूआई स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर पुअर एम्बियंट एयर क्वालिटी होता है, यानी कि फ्रॉम हियर 201 से लेकर के अगर 500 तक किसी रीजन में, किसी लोकेशन में सॉरी एम्बियंट एयर क्वालिटी होता है, तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो हम बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ पुअर एम्बियंट एयर क्वालिटी। तो हम सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ पे बात करते हैं, ठीक है, कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा खराब हवा का। तो आपका वही है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है, जैसे कि अस्थमा हो सकता है, बोरोनोचिट हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है, लंग कैंसर तक हो सकता है। क्योंकि यही है ना रेस्पिरेटरी इलनेस, यानी कि अब वहाँ पे हवा खराब है, डस्ट पार्टिकल्स, पर्टिकुलेट मैटर आपके लंग में जाएंगे, लंग पे एक लेयर फॉर्म करेंगे, वहाँ पे आपका कैंसर तक हो सकता है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ फाइन पार्टिकल, जैसे कि PM2.5 एंड PM10। तो एक ये बीमारी आपको हो सकता है। फिर आपका कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे कि एयर पॉल्यूटेंट इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, PM हो गया, SO2, NO2, NOx, ये सब जो है आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है। एंड आपका स्ट्रोक्स भी हो सकता है, यानी कि एक बैग से आपके हार्ट में पेन फील होने लग जाएगा। तो सेकंड ये प्रॉब्लम हो सकता है। साथ में आपका नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हैवी मेटल जैसे कि लीड हो गया, PB या फिर निकेल, ये आपका सीधे ब्रेन फंक्शन को रिड्यूस कर देता है, ब्रेन को, मेमोरी को, ये सबको ना सेंसिटिव ग्रुप में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम करने लगता है, ठीक है। बच्चों में ये अच्छे से विकसित नहीं होगा, जब आप लोगों ने सुना होगा बच्चों का दिमाग अच्छे से विकसित नहीं हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें एयर पोल्यूशन का भी रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आई या फिर स्किन प्रॉब्लम भी हो सकता है इससे, आंखों में जलन, रैशेस हो सकता है, ठीक है। फिर आपका मोर्टेलिटी रेट पे भी इफेक्ट आता है, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट मिलियन ऑफ प्रीमेच्योर डेथ भी होता है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन पे क्या इसका इफेक्ट होगा। तो आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर और वेजिटेशन पे सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट करता है तो होता है एसिड रेन। एसिड रेन कैसे होता है मैं आपको प्रीवियस यूनिट्स में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एसिड रेन से क्या इफेक्ट होगा। तो क्रॉप, जो पेड़ पौधे क्रॉप्स हैं वो डैमेज होने लगेगा। ओजोन रिड्यूस क्रॉप यील्डिंग, ग्रीन हाउस गैस की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, तो उसकी वजह से ज़्यादा यूवी रेज हमारे अर्थ पे रीच हो रहा है। और वो रीच किस पे होगा? क्रॉप्स पे होगा। क्रॉप्स पे रीच होने की वजह से उसकी यील्डिंग डैमेज हो रही है, जैसे कि वेट हो गया, राइस हो गया, सोयाबीन, ये सब में प्रॉब्लम है, अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है उससे का, ठीक है। अब एसिड रेन की वजह से आपका सॉइल एसिडिफिकेशन भी हो रहा है। जो सॉइल है उसमें एसिड की पीएच वैल्यू बढ़ जा रही है। एसिड रेन अल्टरनेट सॉइल पीएच लेवल इसको बढ़ा दे रहा है, रिड्यूसिंग फर्टिलिटी रेट, जिसकी वजह से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी रेट कम जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लीफ डैमेज, जो पेड़ पौधे उसके पत्ते, तना, उसका आउटर मोस्ट लेयर, वो सब डैमेज हो रहा है। डस्ट पॉल्यूटेंट्स डिस्पोजिट लीफ ब्लॉकिंग फोटो, जिसकी वजह से जो स्टोमाटा होता है पेड़ पौधे में, उसके माउथ को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाता अच्छे से। और अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो पेड़ पौधे के ग्रोथ रुक जाएंगे। तो ये कुछ इफेक्ट आपका एग्रीकल्चर पे। इन्वायरमेंट पे अगर बात करें तो स्मोक फॉर्मेशन होगा, खराब हवा होने की वजह से स्मोक फॉर्मेशन होगा। NO2 एंड पार्टिकुलेट मैटर फॉर्म फोटोकेमिकल स्मोक, रिड्यूस विजिबिलिटी, अफेक्ट एसिड ट्रांसपोर्ट। एसिड रेन में आपको बता ही चुका हूँ। ओजोन लेयर डिप्लीशन ये भी होगा। CFC या फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब की वजह से ओजोन लेयर टूटता जा रहा है, और ओजोन लेयर टूटेगा तो ज़्यादा यूवी रे अर्थ पे आएगा। साथ में आपका ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस जितने भी हैं वो सब क्या करता है कि अपने अंदर हीट को ट्रैप कर लेता है। अब जैसे हीट को ट्रैप करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर ग्लेशियर मेल्ट होगा तो सी लेवल बढ़ जाएगा, फिर सुनामी आएगा, फ्लड आएगा। तो ये इन्वायरमेंट पे इफेक्ट है। इकोनॉमी पे बात करें तो
अगर प्रॉब्लम है तो बीमारी होगा, बीमारी है तो फिर इलाज कराना पड़ेगा, तो वही है हेल्थ केयर बर्डन बढ़ जाएगा। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, लोग अच्छे से प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी काम नहीं कर पाएंगे। एग्रीकल्चरल लॉस है, ठीक है, मैं आपको पहले बताऊं कि इसमें एग्रीकल्चरल लॉस है, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक पे ही पे इम्पैक्ट डालेगा। इफेक्ट ऑन मोनूमेंट एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रॉसिंग बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है बिल्डिंग कोरिजन होने लगेगा, बिल्डिंग में जंग या फिर वो अपना स्ट्रेंथ खोने लग जाएगा। डैमेज टू हेरिटेज मोनूमेंट्स, जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल येलो होता जा रहा है SO2 की वजह से एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से, और इसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। ताजमहल पे सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं मेंटेनेंस के लिए। तो ये कुछ इम्पैक्ट हैं बैड पुअर एम्बियंट एयर क्वालिटी का ऑन इन्वायरमेंट इकोनॉमी, ठीक है। तो ये था आपका एम्बियंट एयर क्वालिटी, जो आपका सिलेबस का पहला टॉपिक था, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे वो आपका परमिसिबल लिमिट इन इंडिया। जो एम्बियंट एयर क्वालिटी है उसका परमिसिबल लिमिट क्या है हमारे इंडिया में, और जो व्हीकल है उससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपके सिलेबस का एक पार्ट है, तो मैं इसको कंसिडर करता हुआ चल रहा हूँ। परमिसिबल लिमिट इन इंडिया जो बनाता आपका NAAQS, यानी कि नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 2009 के अकॉर्डिंग ये बना था। तो द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड वेयर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। 1981 में जो एयर प्रिवेंशन एक्ट आया था उसके अंदर ये सारे बॉडीज हैं, ठीक है, ये सब ब्रांचेस है समझ लीजिए। दीज स्टैंडर्ड्स डिफाइन अ परमिसिबल लिमिट, ये जो स्टैंडर्ड है इट मीन NAQS, ये एक परमिसिबल लिमिट देता है। जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स है ना, मेजर एयर पॉल्यूटेंट, उसका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितना है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, और उससे ज़्यादा हो रहा है तो वो इनलीगल की तरह कंसिडर किया जाता है, तो वो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट देता है आपका, ठीक है, कि एयर पॉल्यूशन प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। अगर पर्पस की बात करें कि ये लिमिट क्यों दिया जाए, इसके पर्पस क्या है, तो प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, पर्टिकुलरली सेंसिटिव ग्रुप जैसे कि बच्चों, एल्डरली एंड रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये लिमिट बनाया जाता है। मिनिमाइज इन्वायरमेंट डैमेज, जो इन्वायरमेंट डैमेज जैसा मैं आपको बता चुका हूँ इसके जो इम्पैक्ट है उसी से कनेक्टेड है, तो इन्वायरमेंट डैमेज को कम करने के लिए ये लिमिट बनाया जाता है, इंक्लूडिंग क्रॉप्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया एंड वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। गाइड अर्बन प्लानिंग, अर्बन शहरीकरण करने के लिए, इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस के रूल्स बनाने के लिए, नॉर्म्स बनाने के लिए, एंड पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज़ जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमें NAAQS लिमिट्स पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब लिमिट क्या है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो लिमिट्स है ये आपका मतलब जो भारत स्टैंडर्ड्स है ना, यूरो इमिशन स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, यूरोपियन एजेंसी का जो इमिशन स्टैंडर्ड है उसको यूरो इमिशन स्टैंडर्ड बोलते हैं, और उसी को इंडिया में जो अडॉप्ट किया जाता है वो भारत स्टेज के नाम से अडॉप्ट किया जाता है। ये बेसिकली व्हीकल्स का इंजन है, और उस इंजन पे कौन से पॉल्यूटेंट्स का क्या परमिसिबल लिमिट, और ये कब इंडिया में अप्लीकेबल हुआ था, कौन से फ्यूल टाइप के लिए है, तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये जानना हमें। तो सबसे पहले यूरोप में यूरो 1 आया था, और उसी से इंस्पायर होकर के भारत में आया, इंडिया में आया BS1। ध्यान रखिएगा, यूरो 1 से इंस्पायर्ड है BS1, और BS1 इंडिया में कब आया, ये आपका 2000 में आया, ठीक है, 2000 में इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ, और ये बेसिकली पेट्रोल व्हीकल एंड डीजल व्हीकल दोनों के लिए अप्लीकेबल है। और ये जितने भी 2000 के बाद नए गाड़ी आ रहे थे तो सब में ये इंजन डालना था। इसमें जो कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स पे ध्यान दिया गया था वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, HC, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन, ये सारे ये 4 मेजर पॉल्यूटेंट्स पे ध्यान दिया गया था, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट इमिशन स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद टाइम के साथ यूरोपियन में यूरो 2 इंजन आया, और उसी से इंस्पायर होकर इंडिया में क्या आएगा, BS2 आएगा, भारत स्टेज 2, और ये इंडिया में 2005 में आया। ये भी पेट्रोल एंड डीजल सब इंजन के लिए, बेसिकली जितने भी ये है ना सब आपके पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के लिए रहेगा। तो ये इंडिया में कार्स 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर, यानी कि ऑटो, बाइक एंड कार, SUV सब के लिए एप्लीकेबल था ये। इसमें भी सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर पॉल्यूटेंट्स को ये कंसीडर करता था।
ये बेसिकली जो रिड्यूस किया लिमिट फ्रॉम, जैसे BS1 का जो लिमिट था ना उससे कम किया गया इसमें, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हुआ। इसी के अंदर BS2 के अंदर ही कैटालिटिक कन्वर्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था। कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली एक कन्वर्टर होता है जो हार्मफुल गैस को लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट कर देता है। ये आपके आगे सिलेबस में है, तो वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बाद यूरोप में यूरो 3 आया, और यूरो 3 तो इंडिया में BS3 आया। ये 2010 में इंडिया में आया था। ये भी पेट्रोल डीजल दोनों के लिए, और ये कार, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर तीनों के लिए था। सेम कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर के लिए ये कंसिडरेबल था। इसमें स्ट्रिक्ट मतलब बहुत स्ट्रिक्ट लिमिट बनाया गया। इसमें सल्फर कंटेंट रिड्यूस टू 350 ppm। जो सल्फर कंटेंट था प्रीवियस में BS2 में, उसको कम करके 350 ppm तक ला दिया गया डीजल इंजन के लिए। उसके बाद यूरोप में यूरो 4 आया, ठीक है। तो इंडिया में BS4 आया, ठीक है। तो ये 2017 में आया था, और कुछ खास सिटी में आया था, मेजर सिटी में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ये भी पेट्रोल डीजल दोनों के लिए था, कार, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर सब के लिए था। इसमें भी सेम वही पॉल्यूटेंट्स को कंसिडर किया गया था। ये डीजल सल्फर कंटेंट रिड्यूस टू 50%, 50 ppm। जो सल्फर कंटेंट था उसको 50 ppm पे ला कर रख दिया गया। इम्प्रूव फ्यूल क्वालिटी, इम्प्रूव फ्यूल क्वालिटी इसमें यूज़ करना था, ठीक है। इसके बाद आया यूरोप में यूरो 5, लेकिन इंडिया में BS5 नहीं आया, स्किप हो गया था। नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड, स्किप्ड इन इंडिया, क्योंकि उस वक्त कोविड का टाइम था और इसकी वजह से इंडिया में नहीं आ पाया था। ये भी पेट्रोल इंजन दोनों के लिए था, और ये डायरेक्टली BS जो 4 था, 4 से डायरेक्ट इंडिया 6 पे जंप किया था, 5 स्किप कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा। तो यूरोप में यूरो 6 आया, तो BS में BS6 आएगा। ये 1 अप्रैल को 2020 को इंडिया में लॉन्च किया गया था। पैन इंडिया यानी कि मेट्रो सिटीज़ में लॉन्च किया गया था। पेट्रोल डीजल दोनों के लिए, कार, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रक्स एंड बस। ये देखिए ट्रक और बस को भी अब कंसिडर किया गया BS6 में। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड PN सब के लिए था। ये क्या कर रहा था, रिड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर को, बिल्कुल इसकी लिमिट्स थी उसको काफ़ी कम कर दिया गया था। एंड सल्फर को खास करके 10 ppm पे ला दिया गया था ऑन बोर्ड, ठीक है, 10 ppm तक ला दिया गया था। तो सबसे अच्छा इंजन अभी तक BS6 है। तो ये आपका सीरीज में BS1 आया, BS2 के बाद उससे और अच्छा इंजन BS2 आया, फिर 3 उससे और अच्छा, 4 उससे और अच्छा, ठीक है। तो ये आपका भारत स्टैंडर्ड्स है। इस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, ठीक है। तो हम लोगों ने भारत स्टेज के बारे में पढ़ लिया है, जो भी BS1 से लेकर के 6, 5 को स्किप करके जो इंजन्स आए, कहाँ कहाँ कब इम्प्लीमेंट हुआ, कौन कौन से की पॉल्यूटेंट्स को वो कंसीडर करता था और उसके क्या रिमार्क्स थे, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम अब जो अगला जानेंगे वो हमारा टॉपिक रहने वाला है एयर सैम्पलिंग या फिर मेजरमेंट। जो हम एम्बियंट एयर क्वालिटी की डाटा दे रहे हैं, AQI इंडेक्स दे रहे हैं, तो उसके लिए हम एयर को सैम्पलिंग तो करते होंगे ना। तो एयर सैम्पलिंग के क्या प्रोसीजर हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे, उसको कैसे मेज़र करते हैं। तो बेसिकली एयर सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। एयर सैम्पलिंग क्या एक प्रोसेस है कलेक्ट करने का, एयर हवा को कलेक्ट करने का फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सो सिंपल है, जैसे आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड टेस्टिंग एक प्रोसेस है, आपके बॉडी से ब्लड इंजेक्शन के थ्रू निकाल करके उसे लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, बस वही है एयर सैम्पलिंग भी। ये क्या करेगा कि हवा से, इन्वायरमेंट से हवा को कलेक्ट करेगा एंड देन उसको एनालाइज करेगा, एनालाइज द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। जैसे आपके ब्लड में जब टेस्ट कराते हैं तो पता करता है कि आपका हेमोग्लोबिन कितना है, जो भी उसमें कंटामिनेंट होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, प्लेटलेट्स कितना है। तो वैसे ही हवा के केस में इन्वायरमेंट से एयर को कलेक्ट करके हम पता करते हैं कि उसमें कौन से पॉल्यूशन लेवल कितना है, उसकी कंसंट्रेशन लेवल कितना पॉल्यूटेंट्स का, ये पता करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ एयर सैम्पलिंग एंड मेजरमेंट। एयर मेजरमेंट की बात करें तो एयर मेजरमेंट इन्वॉल्विंग डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर, अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट का कितना अमाउंट है उस हवा में, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स अवेलेबल हैं इन द सैम्पल्ड एंड यूजिंग एनालिटिक टेक्निक। विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक टेक्निक हम पता करते हैं मेजरमेंट करते वक्त कि उस हवा में जो हमने कलेक्ट किया है सैम्पलिंग के थ्रू, कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स अवेलेबल है, उसका रेशियो कितना, अमाउंट कितना है। इस तरह के कुछ डिवाइस को यूज़ किया जाता है एयर सैम्पलिंग के लिए। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एयर सैम्पलिंग, कौन कौन से टाइप है एयर सैम्पलिंग का। तो पहला इसमें जो टाइप है आपका
ग्रेविमेट्रिक सैम्पलिंग, ठीक है, जिससे ये पर्टिकुलेट मैटर के लिए मेनली होता है। तो एयर इज ड्रॉन थ्रू अ प्री वेटेड फिल्टर, प्री वेटेड फिल्टर से हवा इस डिवाइस के अंदर में आता है, एयर आता है, उसके बाद विच कलेक्ट डस्ट पार्टिकल मैटर्स, पर्टिकुलेट मैटर्स। द इंक्रीज इन वेट ऑफ द फिल्टर गिवन कंसंट्रेशन लेवल PM10 एंड PM2.5, और ये डाटा आपका माइक्रोन ग्राम पर मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि हवा जो होता है उसको प्री वेट फिल्टर में पास थ्रू कराता है, उसके बाद ये दोनों पहले की हवा और बाद की हवा को वेट करके कंपेयर करता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि पर्टिकुलेट मैटर कि उसमें कंसंट्रेशन कितना है। सेकेंड आपका हाई वॉल्यूम सैम्पलर HVC, ठीक है। पुल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर थ्रू फिल्टर मेजर सस्पेंडेड पार्टिकल पर्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर को मेजर करने के लिए ये डिवाइस होता है। सुटेबल फॉर कंटेनिंग मॉनिटरिंग एंड अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया, ये सुटेबल होता है कंटिन्यूअस जहाँ पे मॉनिटर करना होता है या फिर शहर एरिया में या इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ करते हैं इसे। नेक्स्ट आपका गैस सैम्पलर, ये स्पेसिफिक, ये दोनों क्या थे, एक सॉलिड पार्टिकल्स की तरह है, जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर के लिए आप गैस के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो गैस सैम्पलिंग होता है। तो ये आपको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन मेनली ये चारों को ट्रैप करेगा और उसको एब्जॉर्व करेगा अपने अंदर, मतलब अपने ट्यूब के अंदर में, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जाम्पल SO2 इज एब्जॉर्व इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, इसमें केमिकल सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है। NO2 इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉलोड बाय द केमिकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये तीनों डिवाइस को यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, स्टेप ऑफ प्रोसीजर फॉर पर्टिकुलेट मैटर सैम्पलिंग। बेसिकली ये सैम्पलिंग के लिए कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है, कौन से प्रोसीजर को यूज़ किया जाता है, उस पर हम बात करेंगे। तो पर्टिकुलेट मैटर सैम्पलिंग इन्वॉल्व कलेक्टिंग सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम एम्बिएंट एयर इंडस्ट्रियल इमिशन फॉर एनालिसिस ऑफ PM10 PM2.5 और टोटल TSP टोटल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स को एनालाइज करने के लिए ये प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग लोकेशन, कौन से लोकेशन में आपको सैम्पलिंग करना है, कौन से लोकेशन से आपको सैंपल लेना है। तो चूज अ लोकेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एयर क्वालिटी अवे फ्रॉम द इमीडिएट ऑब्स्टेकल, जैसे हम ऐसा जगह लेंगे जो बिल्कुल सोर्स के पास में ही ना हो। अगर सोर्स के पास में हो तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा होगा। तो सोर्स से थोड़ा सा अवे हो, दूर हो, लाइक वॉल ट्री ये सब से दूर हो, पास में कोई उसका ऑब्स्टेकल्स ना हो, ठीक है। तो फॉर स्टैक सैम्पलिंग सिलेक्ट द पॉइंट द स्टेक वेयर फ्लो इज यूनिफॉर्म। अगर हम स्टैक के केस में बात करें, चिमनी के केस में बात करें, तो हम चिमनी में एक ऐसा जगह ढूंढेंगे जहाँ पे फ्लो यूनिफॉर्म हो, कंटिन्यूअस एक ही रेशियो में फ्लो होता रहे, टर्बुलेंस वहाँ पे ज़्यादा ना हो, टर्बुलेंस काफ़ी मिनिमम हो। तो सबसे पहला ये स्टेप हो गया। हमने अगर लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम इक्विपमेंट को प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो यूज़ हाई वॉल्यूम सैम्पलर HVC या फिर लो वॉल्यूम सैम्पलर या फिर ग्रेविटिक फिल्टर, जो तीनों मैंने आपको डिवाइस बताया वो डिपेंडिंग अपॉन पार्टिकल साइज पे। इंश्योर फिल्टर आर प्रिवेटेड एंड फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर एंड, ठीक है, कंटामिनेशन बिफोर। अगर आपने इक्विपमेंट को भी सेट कर लिया, उसके बाद हम करेंगे सेटिंग अप सैम्पलर को वहाँ पे सेट करेंगे। इंस्टॉल द सैम्पलिंग इनलेट एट द डिजायर हाइट पे हम सैम्पलिंग इनलेट को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इंश्योर करेक्ट एयर फ्लो रेट हो, यूनिफॉर्म हो एज पर इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशन टू कलेक्ट पार्टिकल्स इफिशिएंटली। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम करेंगे कलेक्टिंग ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। हमने सैम्पलर को इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, पर्टिकुलेट मैटर को कलेक्ट करेंगे। तो ड्रॉ एम्बिएंट एयर थ्रू अ फिल्टर, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 8 से 24 घंटे के लिए करते हैं एम्बिएंट एयर मॉनिटरिंग के लिए। पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड ऑन द फिल्टर वाइल एयर पास थ्रू इट। जो आपका ये डिवाइस होता है, तो डिवाइस में जो फिल्टर लगा होता है, तो फिल्टर क्या करेगा, जो पार्टिकल जो फिल्टर पे चिपक जाएगा और हवा पास कर जाएगा। तो वो इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इतना हो गया, हमने सैम्पलिंग कर लिया, हमने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब करेंगे पोस्ट सैम्पलिंग हैंडलिंग। इसमें क्या करेंगे, फिल्टर को निकालेंगे, रिमूव द फिल्टर केयरफुली निकालेंगे, ताकि कोई भी जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो पर्टिकुलेट मैटर, वो बर्बाद ना हो, मतलब
फिल्टर से हटे नहीं, आराम से निकालेंगे ताकि हम उसे कलेक्ट करके उसका वेट कर सकें। टू अवॉइड लॉस ना हो उसमें ऑफ कलेक्टिव पार्टिकल्स, स्टोर द फिल्टर एंड क्लीन लेबल्ड कंटेनर अनटिल एनालिसिस, उसे निकाल करके एक लेबल्ड कंटेनर में रखेंगे एनालिसिस करने के लिए। जब तक एनालिसिस नहीं करते तब तक उसे बहुत सेफ्टी से रखेंगे। इतना होने के बाद हम उसका वेट करेंगे, वेइंग, क्योंकि वेइंग से हमें पता चलेगा वेइंग एनालिसिस से ही। तो अब ये लास्ट मेन स्टेप है आपका। तो वे द फिल्टर बिफोर, पहले हमने जब हमने सैम्पलिंग लेना शुरू नहीं किया था तब फिल्टर को हमने वेट किया था। अब सैम्पलिंग लेने के बाद, क्योंकि उस पर डस्ट पार्टिकल जुड़े हुए हैं, तो दोनों को वेट करेंगे आफ्टर सैम्पलिंग यूजिंग द सेंसिटिव माइक्रो बैलेंसर। सेंसिटिव माइक्रो बैलेंसर से करेंगे क्योंकि बहुत छोटा छोटा अमाउंट में डिफरेंस रहता है। उसके बाद आपका ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे कंसंट्रेशन लेवल निकालने के लिए। डिवाइड कर देंगे वेटेड ऑफ पार्टिकुलेट कलेक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर सैम्पलर, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपका रिकॉर्ड या रिपोर्ट बनाना है। रिकॉर्ड द सैम्पलिंग ड्यूरेशन, एयर फ्लो, लोकेशन, वेदर कंडीशन एंड ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग सैम्पलिंग। कंपेयर द रिजल्ट विथ नेक लिमिट, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम नेक लिमिट से NAAQS लिमिट से कंपेयर करेंगे और इंडस्ट्रियल इमिशन जो स्टैंडर्ड्स उससे हम कंपेयर करके एक फाइनल आउटपुट देंगे कि ये सेफेस्ट कंडीशन है या फिर वर्थ कंडीशन है या फिर स्टैंडर्ड कंडीशन है, जो भी है। तो ये प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे फॉर सैम्पलिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो हमारा अगला टॉपिक, इस यूनिट का मेन टॉपिक शुरू होने वाला है, वो कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन यूजिंग इक्विपमेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स जो भी हमने पढ़ा है, प्रीवियस यूनिट पढ़ा है, इसमें भी मैंने आपको 7-8 बताया, तो वो सबको हमें पता है कि हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, तो उसे तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट का हम यूज़ करते हैं, अब हम वो सारे इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक्स मैं आपको बता दूं। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स जैसे कि डस्ट, स्मोक एंड एरोसोल्स, ठीक है, आर कंट्रोल्ड एट द सोर्स। इसे हम कंट्रोल या तो सोर्स पे ही करते हैं या फिर बिफोर दे आर रिलीज, या फिर रिलीज होने के बाद इनटू द एटमॉस्फेयर। हम इसे कंट्रोल कैसे करेंगे, या तो मैकेनिकल प्रोसीजर के थ्रू करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रोसीजर के थ्रू करेंगे, या फिर केमिकल इक्विपमेंट्स के थ्रू करेंगे। मेनली ये तीनों प्रिंसिपल पे हम कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने कुछ कुछ डिवाइस बना रखे हैं, जिसमें आपका सबसे पहले सिलेबस में ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर है, साइक्लोन सेपरेटर है, फैब्रिक बैग या फिर बैग हाउस फिल्टर है, आपका ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, उसके बाद वेट स्क्रबर है। उसके बाद इस सब का कॉम्बिनेशन करके भी यूज़ किया जाता है। इसे बहुत हाई लेवल की इक्विपमेंट माना जाता है। ये मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, इसमें से किसी दो को कंबाइन करके बनाया जाता है फॉर वेरी हाई इफिशिएंसी। तो ये सारा आपका सिलेबस का पार्ट है। वन बाय वन हम सब पे डिस्कस करेंगे और ये करने के साथ हमारा सिलेबस, हमारा ये यूनिट भी फिनिश हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर के बारे में। तो ये एक तरह का डिवाइस है जो कि एयर पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटी डस्ट कलेक्टर। ध्यान रखिएगा, इस नाम से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। ये एक बहुत तरह का बहुत सिंपल डिवाइस होता है। यूज टू रिमूव कोर्स, ध्यान रखिएगा, कोर्स पार्टिकल को रिमूव करने के लिए मेनली इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है। कोर्स यानी कि थोड़ा सा जो साइड में बड़ा होता है, फाइन यानी कि तो छोटा होता है। तो फाइन पार्टिकल्स के लिए जैसे आपका ESP हो गया, तो ये मेनली कोर्स पार्टिकल्स के लिए होता है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। फ्रॉम इंडस्ट्रियल फ्लूम दे रिले स्लो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे काम करता है। जब इसकी वर्किंग मैं आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर इज लार्ज चैम्बर, ये एक बड़ा चैम्बर होता है, क्योंकि ग्रेविटी पे काम करो, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें लगता नहीं है, तो इसमें लार्ज चैम्बर की जरूरत पड़ती है। थ्रू विच डस्टी एयर पास स्लोली अलाउइंग पार्टिकुलेट मैटर्स टू सेटल, अलाउ करता है पार्टिकुलेट मैटर को सेटल डाउन करने के लिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्स के कारण वो डस्ट पार्टिकल अपने आप नीचे आकर के हॉपर में नीचे बेस पे कलेक्ट हो जाए। इस प्रिंसिपल पे ये काम करेगा। इट इज़ पर्टिकुलरली यूज फॉर रिमूव लार्ज हैवी पार्टिकल्स। बड़ा और हैवी पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए मेनली इसको यूज़ किया जाता है, जिसकी साइज मोर देन 15 माइक्रोमीटर हो, फ्रॉम इंडस्ट्रियल इमिशन बिफोर दे आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ट्रीटेड बाय अदर इक्विपमेंट। अब इसको एक प्री ट्रीटमेंट की तरह इस डिवाइस को यूज किया जाता है, यानी कि पहले इससे ट्रीटमेंट करा दो, उसके बाद एक और डिवाइस लगा दो ताकि गैस को या फिर फाइन पार्टिकल्स को भी ये रिमूव कर दे। तो ये कुछ आपका बेसिक्स है ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर के बारे में। कुछ ऑब्जेक्टिव की बात करें कि इस डिवाइस को क्या ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली ये आप ये ऑब्जेक्टिव सारे डिवाइस में मेंशन कर सकते हैं, और ये जितने भी डिवाइस हम पढ़ेंगे लगभग
सबकी एप्लीकेशन भी थोड़ी बहुत कॉमन ही रहती है। तो आप, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, टू रिड्यूस डस्ट लोडिंग इन गैसेज बिफोर दे इंटर मोर इफिशिएंट डस्ट कंट्रोल डिवाइस। अब मैंने आपको बताया इसे प्री ट्रीटमेंट डिवाइस की तरह यूज़ किया जाता है, तो इसके बाद एक और डिवाइस को पोस्ट ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। तो पहले वाले में ही हवा को हल्का कर देने के लिए, ठीक है, ताकि इफिशिएंसी बढ़ सके, इस डिवाइस को यूज़ करते हैं, लाइक साइक्लोन। इसके बाद साइक्लोन सेपरेटर में भेज सकते हैं, या फिर बैग हाउस फिल्टर जो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें भी हम इसको पोस्ट ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करते हैं। टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वियर एंड टीयर कॉज बाय द एब्जॉर्प्शन। वियर एंड टीयर खराब होने से भी बचाता है आपका ये डिवाइस, सेकेंडरी डिवाइस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बैग हाउस साइक्लोन ये सब। नेक्स्ट आपका टू प्री क्लीन इंडस्ट्रियल फ्लूम गैस। प्री क्लीन, प्री पहले ही इसी क्लीन करने के लिए फ्लूम गैस को यूज़ किया जाता है ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर को, इंप्रूविंग द ओवरऑल एफिशिएंसी। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर को एज अ प्री क्लीनिंग डिवाइस, प्री ट्रीटमेंट डिवाइस की तरह यूज़ किया जाता है। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो सीमेंट प्लांट में यूज़ किया जाता है प्री क्लीनिंग के जगह पे, ठीक है। ब्रिक क्लिंग में भी यूज़ किया जाता है, रिमूवल ऑफ कोर्स एस, बड़ी बड़ी राख के पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। मेल्ट स्मेल्टिंग या फिर फर्नेस में यूज़ किया जाता है इसका। कोल फायर्ड बॉयलर जो होता है, बॉयलर में भी इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है, या पावर प्लांट में हो गया, ठीक है। तो ये प्रीलिमिनरी स्टेप के जगह पे यूज़ किया जाता है, पहले स्टेप में इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम फर्दर फाइन पार्टिकल को कलेक्ट करने के लिए हम एक और डिवाइस को यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसा आपका होता है ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। आपको दिख रहा है जस्ट एक बॉडी होती है, इसमें कोई आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस हमें 2-4 रास्ता बनाना होता है, एक इनलेट, एक आउटलेट और हॉपर के लिए। कंप्लीटली ये ग्रेविटेशनल के प्रिंसिपल पे काम करता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर बताता चलता हूँ कि अगर आप बॉल को ऊपर उठाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ जाता है। ऊपर उठाने में दम लगता है, फोर्स लगता है, बट नीचे आने में उसको आपको कोई फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अपने आप उसको नीचे खींच लेता है। बस इसी प्रिंसिपल पे ये काम करेगा। कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूँ। वर्किंग, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको वर्किंग समझाऊंगा, कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट, तीनों चीज़ आपको यहीं पे समझना है। क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक बड़ा सा फैक्ट्री है, ठीक है। अब फैक्ट्री के चिमनी से ये चीज़ इसको निकाल करके चिमनी से पहले इस डिवाइस को लगा दिए वहाँ पे, यानी कि फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं आपका इस चैम्बर में इंटर करेगा। तो गैस इनलेट के थ्रू, ठीक है, इस चैम्बर में इंटर करेगा। इंटर किया, ये आपका बड़ा सा चैम्बर है। इस चैम्बर, इसमें जो इसका हाइट होता है उसको हाइट, ये सब देने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ। इसमें आएगा और ये लगभग इतना चैम्बर होता, बड़ा चैम्बर होता है, अच्छा खासा इसका लेंथ होता है कि इसको फ्रॉम हेयर टू हेयर यहाँ तक आने में थोड़ा सा इसको टाइम मिले, ताकि ग्रेविटेशनल की फिनोमेना अपने आप चल सके। तो हवा यहाँ से यहाँ पार करेगा और इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स काम करा, तो इसमें इस हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे बड़े बड़े, वो नीचे की ओर गिरेंगे ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स गिर जाएंगे ग्रेविटी के कारण, और जो बचा हवा वो यहाँ से एग्जिट करके बाहर या तो सेकेंडरी डिवाइस में आ जाएगा, जैसे कि साइक्लोन सेपरेटर, बैग हाउस, या फिर इसको इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे। और ये जो डस्ट आ रहा है नीचे हॉपर में, इसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्पोज कर देते हैं। बस इतना ही इसका वर्किंग है। हॉपर में कलेक्ट हो जाएगा वो डस्ट पार्टिकल्स, बस यही इसका वर्किंग है। आपको इसी को वर्ड दे करके लिखना है बस, ठीक है। कंपोनेंट की बात करें तो इनलेट है, आउटलेट है, हॉपर है, और जो वॉल्यूम चैम्बर हो गया, बस इतना ही इसका। और बॉडी इसका, यही इसकी कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लिख दिया हूँ ताकि आप पढ़ के और अच्छे समझ लें। कंस्ट्रक्शन, कंपैरिजन, डिजाइन प्रिंसिपल। तो इसमें लार्ज चैम्बर, ये वाला जो चैम्बर है आपका, दिस इज कॉल्ड लार्ज चैम्बर, ठीक है। बेसिक लार्ज रेक्टेंगल तरह का हो सकता है, ठीक है। मच वाइडर एंड लॉन्गर इनलेट आउटलेट डक्ट, इनलेट आउटलेट डक्ट से बड़ा होना चाहिए इसका चैम्बर। लो वेलोसिटी डिजाइन, ठीक है। एक्सटेंडेड लेंथ, लेंथ इसका बड़ा होना चाहिए। हॉपर, हॉपर जहाँ पे आपका डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हो रहा है। उसके बाद आपका ट्रे, ये सब, ये दोनों चीज़ तो ऑप्शनल है, ठीक है। मेन आपका ये सारा है इक्विपमेंट, सॉरी कंपोनेंट, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ से इन करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, जो डस्ट पार्टिकल है इस हवा में वो यहाँ पे नीचे आके कलेक्ट होगा हॉपर में, और यहाँ से ये एग्जिट कर जाएगा। बस इतना ही है इसका। तो आपको जो डायग्राम इजी लगे उसको आप एग्जाम में बना दीजिएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ये इसमें देख सकते हैं, आपको यहाँ से इंटर कर रहा है। देखिए ये जो यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम बड़ा,
वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा कि उसकी जो पार्टिकल्स वो दूर दूर हो जाएगा, दूर दूर होगा, ग्रेविटी के कारण वो चीज़ें नीचे गिरने लगेगी। देखिए यहाँ नीचे आके कलेक्ट हो रहा है और मोस्ट पोर्शन नीचे गिर जाएगा, जो फाइन पार्टिकल्स वो यहाँ से और जो हवा है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा टू द एटमॉस्फेयर या फिर सेकेंडरी डिवाइस में। ठीक है, तो वर्किंग बस इसका वर्किंग बहुत सिंपल है। क्लियर है। इफिशिएंसी की बात करें तो टिपिकली 10 to 50% इसकी इफिशिएंसी होती है, 50% ही मैक्सिमम इसकी इफिशिएंसी होती है फॉर लार्ज पार्टिकल मोर देन 15 माइक्रोन मीटर। ये ध्यान रखिएगा आप। इफिशिएंसी ड्रॉप सिग्निफिकेंटली फाइन पार्टिकल्स के लिए इसकी इफिशिएंसी कम होती है। ये एक तरह का प्री क्लीनिंग स्टेप की तरह यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक और डिवाइस को यूज़ करते हैं ताकि फाइन पार्टिकल को भी कलेक्ट कर सके। मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन की बात करें तो डस्ट रिमूवेबल फ्रॉम हॉपर, हमें डस्ट हॉपर से टाइम टू टाइम डस्ट को रिमूव करते रहना पड़ेगा। चैम्बर वॉल एंड जो बेफल्स है, चैम्बर वॉल है, उसको भी हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। यूनिफॉर्म गैस फ्लो मेंटेन करने के लिए भी हमें अच्छा से इसको शॉर्ट सर्कुलेशन और इफिशिएंसी लॉस की प्रॉब्लम होती है। तो इसके मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन था। एडवांटेजेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल डिजाइन है, इजी कंस्ट्रक्शन है, लो मेंटेनेंस क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लग रहा है, हाई टेम्परेचर एंड लार्ज गैस वॉल्यूम। ठीक है, ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिक है ये। वहीं डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी इफिशिएंसी कम है फॉर फाइन पार्टिकल, बड़ा जगह चाहिए इसको, लार्ज स्पेस चाहिए स्पेशली फॉर हॉरिजॉन्टल चैम्बर, नॉट सुटेबल फॉर स्टकी, जो चिपचिपा पार्टिकल्स होते हैं फिर वेट पार्टिकल होते हैं उसके लिए डिवाइस सुटेबल नहीं है। कैन नॉट हैंडल वेरी हाई वेलोसिटी गैस, ये बहुत हाई वेलोसिटी गैस को भी हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर पे बात कर लिए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट इसमें इक्विपमेंट रहने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर कर लिया कंप्लीटली, सब कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है इसमें हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट आपका इसमें हमने फैब्रिक फिल्टर है शायद, ठीक है, फैब्रिक फिल्टर पे बात करते हैं। ठीक है, फैब्रिक फिल्टर को बैग हाउस फिल्टर भी बोलते हैं। तो इसको हम जानते हैं कि ये भी एक डिवाइस है जो कि एयर पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली फाइन पार्टिकल को भी कंट्रोल करेगा। तो अ फैब्रिक फिल्टर ऑल्सो कॉल्ड बैग हाउस फिल्टर, ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट डिवाइस है ये, एंड वाइडली यूज फॉर कंट्रोलिंग पार्टिकल्स एयर पर्टिकुलर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल सीविंग फिल्टर के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। 10 पार्टिकल फ्रॉम पॉल्यूटेड गैस स्टीम फैब्रिक हाउस। मैं जब इसकी वर्किंग बताऊंगा तो आपको प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अ फैब्रिक फिल्टर इज एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। आप जानते हैं रिमूव पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि डस्ट, स्मोक एंड एरोसोल्स, ये सबको रिमूव करता है बाय पासिंग डस्ट लेडेड गैस थ्रू पोरस फिल्टर बैग। फिल्टर बैग इसमें मेन मीडियम होता है। बेसिकली देखिए मैं आपको बता दूँ कि फिल्टर बैग से जो ये पूरा चैम्बर है, बैग हाउस फिल्टर है, ये देखिए पूरा इमेज है, पूरा चैम्बर है, पूरा चैम्बर में एक छोटे छोटे इसमें फिल्टर मीडियम लगे हुए होते हैं, इसको पोरस फिल्टर मीडियम बोलते हैं। तो इधर से हवा इन कर रहा है और इस मीडियम से पास करेगा तो जो भी उस हवा में डस्ट पार्टिकल होंगे वो इस पर चिपकते जाएगा, उस पर वो स्टिक होते जाएगा, लेयर फॉर्म करेगा, एक डस्ट केक बना देगा, और जो क्लीन हवा होगा यहाँ से निकल करके बाहर एटमॉस्फेयर में चला आएगा। इसका वर्किंग मैं आपको इतना इजीली वर्किंग बता रहा हूँ कि इससे आप अगर समझ गए तो स्टेप बनाते हुए खुद से इसको अगर अपने वर्ड में लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिख पाएंगे, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं ना, तो आपको माइंड मैपिंग करना ही पड़ेगा। तो द डस्ट पार्टिकल आर ट्रैप्ड, जो डस्ट पार्टिकल होगा वो ट्रैप हो जाएगा ऑन द सर्फेस ऑफ बैग, ठीक है, वाइल क्लीन गैस पासेस थ्रू। उसके बाद जो साफ हवा, क्लीन हवा होगा वो उससे पास कर जाएगा और डस्ट पार्टिकल इस पर बैठ जाएगा फिल्टर पे, ठीक है, फिल्टर पे। इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी मानी जाती है, 99 से लेकर के 99.99% की एफिशिएंसी होती है। इवन फॉर फाइन पार्टिकल के लिए भी ये इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अ बैग हाउस फिल्टर यूजेस अ सीरीज ऑफ सिलेंड्रिकल प्लेट फैब्रिक बैग। ये इसमें बहुत सारा फिल्टर, देख सकते हैं आप कितना सारा फिल्टर यूज़ किया हुआ है दोनों साइड। तो जितना ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए होता है उस हिसाब से हम फिल्टर की नंबर को बढ़ा देते हैं। टू सेपरेट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एन एयर स्ट्रीम, डस्ट लीडेड एयर इंटर्स द फिल्टर, फ्लो थ्रू द बैग, बैग से वो हवा पार करेगा
एंड ट्रैप द डस्ट ऑन द बैग। जो डस्ट पार्टिकल होगा उस बैग पे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका कोई भी कपड़ा है, कपड़ा से अगर एक साइड से हवा पास कराते हैं तो हवा क्या करता है, क्लीन हवा से पास कर जाएगा, लेकिन उस हवा में जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे ना उस कपड़े पे चिपक जाता है। जैसे आप लोग मास्क लगाते हैं, तो मास्क लगाते हैं, मास्क में आप दिन भर मास्क लगा कर रखेंगे ना, तो नोज और माउथ के आसपास वहाँ पे डस्ट केक बन, मतलब डस्ट का क्लियर फॉर्म हो जाता है, तो एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है मास्क। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, बस सो सिंपल, बस इतना ही है इसमें भी। ठीक है, तो वो उस फिल्टर मीडियम पे डस्ट पार्टिकल, एक डस्ट जो वहाँ पे लेयर बनाते हैं उसको डस्ट केक बोलते हैं, इनहेंस फिल्ट्रेशन। अब बहुत वहाँ पे डस्ट जमा होता रहे तो एक वक्त आ जाएगा कि वो डस्ट केक जो है वही एक फिल्टर मीडियम बन जाएगा। ठीक है, वो एक फिल्ट्रेशन को इनहेंस कर देगा। तो द क्लीन एयर एग्जिट वाइल द एक्यूमुलेटेड डस्ट इज पीरियडिकली रिमूव फ्रॉम द बैग। क्लीन हवा फिल्टर से पार कर जाएगा, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल उसको हमें टाइम टू टाइम रिमूव करना पड़ेगा। और उसको हम रिमूव करेंगे मैकेनिकल, लाइक सेकिंग। जैसे ये फिल्टर है, इस पर डस्ट पार्टिकल जम गया तो उसको हम सेक करके डस्ट पार्टिकल को वहाँ से निकाल करके नीचे हॉपर में कलेक्ट कर लेंगे। वाइब्रेशन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर डस्ट केक बना है तो उसको रिवर्स दूसरे साइड से हवा पार कराएंगे, रिवर्स एयर फ्लो। तो ये डस्ट पार्टिकल यहाँ से अपना जो स्टिक है वो छूट जाएगा और नीचे हॉपर में आकर कलेक्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिवर्स एयर फ्लो। ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में हवा को फ्लो कराएंगे। और प्लस कंप्रेसर, या फिर कंप्रेसर के थ्रू हवा की प्रेशर डाल करके इसको क्लीन करा सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके हम इस फिल्टर मीडियम पे जो डस्ट केक बना उसको रिमूव करते हैं, कलेक्ट करते हैं हॉपर में, उसके बाद उसको डिस्पोज या फिर जो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। एक इनलेट होगा, आउटलेट होगा, डस्ट फिल्टर मीडियम है, पोरस फिल्टर मीडियम जिसे बोलते हैं, बस ये मेन इसका, और नीचे एक हॉपर है। तो ये देखिए मैं इसका वर्किंग यहीं पे समझाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से इंटर कर रहा है गैस स्ट्रीम, ये देखिए इतना सारा इसमें फिल्टर लगा हुआ है, इसे पोरस फिल्टर बोलते हैं। तो इसमें हवा में इंटर करेगा तो कुछ जो डस्ट पार्टिकल है वो फर्स्ट वाले फिल्टर पे रुक जाएगा, अगर कुछ उससे पास हो गया तो सेकेंड वाले पे रुकेगा। इस तरह से कंप्लीट होते होते इन तक जाते जाते ये पूरा हवा क्लीन कर देगा। जो डस्ट पार्टिकल है वो इस पर चिपकता रहेगा इसके फिल्टर के आउटर लेयर पे, और जो क्लीन हवा है वो यहाँ से ऊपर से बाहर निकल गया। अब क्या करेंगे, ये जो डस्ट जो इस पर फॉर्म किया है, एक लेयर बनाया है, डस्ट केक जो बनाया है, उसको या तो वाइब्रेशन के थ्रू, सेकिंग के थ्रू, रिवर्स एयर फ्लो करा करके, या फिर कंप्रेसर के थ्रू हवा दे करके उसको हम इस सरफेस पर से हटा करके नीचे हॉपर में कलेक्ट करेंगे। यही यहाँ पे इमेज में दिखा रहे हैं कि नीचे ये हॉपर में आकर के कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको डिस्पोज कर देना है, यही इसका वर्किंग है। ठीक है, एक इनलेट सेक्शन होगा जहाँ से हवा इसमें इन करेगा। ठीक है, फिल्टर बैग या फिर फैब्रिक ट्यूब भी इसे बोलते हैं, यानी कि ये जो आपका रेड रेड दिख रहा है ये आपका फिल्टर बैग है, इसी के कारण इसको बैग हाउस फिल्टर नाम दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए। ये बेसिकली रिवर्स एयर बैग का, रिवर्स जो मैंने आपको बताया था, रिवर्स एयर फ्लो करा करके जो हम हॉपर में डस्ट को कलेक्ट करेंगे तो उसका इमेज है ये। ठीक है, ये जो फैब्रिक ट्यूब होता है वो मेनली आपको कॉटन, पॉलीमर या नाइलॉन या फिर पीटी, ये टेफ्लॉन का बना हुआ होता है, ध्यान रखिएगा मटेरियल। केस बॉडी यानी कि इसका जो आउटर बॉडी है वो हो गया, केस हो गया आपका मेटल का बना होता है मेनली। हॉपर में जाने का आपका डस्ट कलेक्ट होगा, ये नीचे बॉटम के साइड में होगा। क्लीनिंग सिस्टम मैं आपको बताया 3-4 तरह का आपका, वाइब्रेशन, सेकिंग, रिवर्स एयर फ्लो, या फिर आपका कंप्रेसर के थ्रू हवा दे करके हम ये सब यूज़ करते हैं ताकि डस्ट केक को रिमूव कर सकें। उसके बाद आउटलेट सेक्शन जहाँ से क्लीन हवा बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका कंपोनेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग के बारे में। टेक्निकल वर्ड्स भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप इसका कंटामिनेट एयर इनटेक, इस आपका जो इमेज यहीं पे, तो इस चैम्बर में इन करने के लिए, हवा को इन करने के लिए, इनटेक करने के लिए चाहिए, तो सबसे पहले आपको तो हवा इन करना चाहिए इसमें, तो वही कंटामिनेट इनटेक होना चाहिए। इसमें डस्टी एयर फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस ड्रॉ इनटू द बैग हाउस, डस्टी जो गैस है वो बैग हाउस में इंटर करेगा। दिस एयर में फर्स्ट पासेस थ्रू प्री सेपरेटर, ये भी हो सकता है कि इस हवा को, इस गैस को पहले प्री सेपरेटर यानी कि
प्री सेपरेटर में आपका जो मैंने आपको फर्स्ट वाला पढ़ाया ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर, उससे पास करा करके हम उसमें जो कोर्स पार्टिकल्स है वो पहले हटा देंगे ताकि इफिशियंसी बढ़ जाए। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे साइक्लोन सेपरेटर जो हम आगे पढ़ेंगे तो उससे भी रिमूव करके इसमें हम पोस्ट ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं बैग फिल्टर को। ठीक है, तो पहला प्रोसेस समझ में आ गया। दूसरा होगा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। तो जो हवा इसमें गया है, द एयर स्ट्रीम पासेस थ्रू द फिल्टर बैग, अब इस चैम्बर में इंटर कर चुका है, तो ये जो फिल्टर लगा हुआ है इससे हवा पास करेगा तो फिल्टर होता रहेगा। ठीक है, विच आर मेड ऑफ वेरियस फाइब्रस मटेरियल लाइक पॉलीमर या नाइलॉन। मैं आपको बता चुका हूँ जो फिल्टर होता है वो पॉलिस्टर या नाइलॉन या फिर टेफ्लॉन का बना हुआ होता है मटेरियल। डस्ट पार्टिकल जो होगा आपका ट्रैप कर जाएगा इसके आउटर मोस्ट लेयर पे, आउटर सरफेस पे बैग के, जो कि फॉर्म करेगा एक डस्ट केक। जो वहाँ पे एक लेयर बनाएगा उसको डस्ट केक के नाम से जानते हैं। तो दोनों स्टेप क्लियर है। तीसरा क्या होगा, अब इस डस्ट केक को हमें रिमूव करना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ डस्ट केक फॉर्मेशन है, ट्रैप हुआ तो वो डस्ट केक फॉर्म करेगा। तो द डस्ट केक इट सेल्फ एक्ट एज ए एडिशनल फिल्टर। ये ध्यान रखिएगा, ये एडिशनल फिल्टर की तरह भी काम करता है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द फिल्ट्रेशन प्रोसेस ओवर टाइम, कैप्चरिंग इवन फाइन पार्टिकल, ताकि फाइन पार्टिकल को भी कैप्चर कर सके। डस्ट केक एक फिल्ट्रेशन के एक एडिशनल एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है। तो द कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ डस्ट केक्स ऑल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। इसके वजह से आपका प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। तो कंटिन्यूअस आपको इसे टाइम टू टाइम डस्ट केक को रिमूव करना पड़ेगा। मानते हैं कि ये एडिशनल फिल्टर का काम करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं उसको हमेशा के लिए छोड़ ही देंगे, तो वो ब्लॉक कर देगा रास्ता को, एयर फ्लो जो है उसको रजिस्ट करने लगेगा और जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो आपको उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लीनिंग मैकेनिज्म का यूज़ करेंगे, यानी कि फिल्टर है उससे जो डस्ट पार्टिकल उसको हटाएंगे। तो उसके लिए एज द डस्ट केक बिल्डअप, अगर डस्ट केक बन चुका है, बिल्डअप हो चुका है, तो इट मस्ट बी रिमूव पीरियडिकली टू मेंटेन प्रॉपर एयर फ्लो, ताकि एयर फ्लो प्रॉपरली मेंटेन रहे और प्रेशर ड्रॉप ना हो। कॉमन क्लीनिंग मेथड्स की बात करें तो हम सेकिंग का यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारी ये फिल्टर उसको सेक करके डस्ट को हम नीचे ओवन में कलेक्ट करेंगे, या रिवर्स एयर फ्लो, उल्टे साइड से हवा को फ्लो कराएंगे ताकि वो जो सरफेस पे है वहाँ से हट करके वो नीचे गिर जाए। प्लस जेट क्लीनिंग, एक्स्ट्रा अलग से किसी सोर्स से हवा डाल करके हम क्लीन कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड को यूज़ करके हम बेसिकली क्लीन करते हैं। उसके बाद आपका जो डस्ट नीचे हॉपर में कलेक्ट हुआ है उसको हम डिस्पोज कर देंगे, रीयूज कर लेंगे। द डिसलॉगेड डस्ट फॉल टू द फ्रॉम द बैग इनटू द कलेक्टिंग हॉपर, हॉपर में कलेक्ट होता है, लोकेटेड ऑन द बॉटम, जो कि बॉटम में लोकेटेड होता है बैग हाउस के। ऑटोमेटेड सिस्टम सच एज रोटेशनरी एयर लॉक वॉल्व। तो कुछ इस तरह से आप उसके बाद अब इसको डस्ट पार्टिकल उसको डिस्पोज या रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ बात करते हैं इस डिवाइस की क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस की बात करें तो आप देख ही सकते हैं इसकी एफिशिएंसी हाई है। पोस्ट ट्रीटमेंट डिवाइस की वजह से इसकी एफिशिएंसी हाई है। ठीक है, इवन फॉर फाइन पार्टिकल के लिए भी लार्ज गैस वॉल्यूम को भी ये हैंडल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्क वेल फॉर लो मीडियम टेम्परेचर, ये लो मीडियम टेम्परेचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। साथ में आपका डस्ट कैन बी कलेक्टेड एट एंड रीयूज, डस्ट को कलेक्ट करके आप इसको रीयूज भी कर सकते हैं। जैसे सीमेंट हो गया, फ्लोर माइल्स हो गया, सब में जो डस्ट होता है उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। ईजी टू एक्सपैंड कैपेसिटी होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। अब देख सकते हैं ये जो फिल्टर है आपका, ये फिल्टर जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा महंगा मिलता है और ये ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। वेरी हाई टेम्परेचर अप्रॉक्स 250 डिग्री अनलेस स्पेसिफिक फाइबर यूज। ठीक है, ये 250 डिग्री या फिर वेरी हाई टेम्परेचर के लिए सूटेबल नहीं होता है, नॉट सूटेबल। कोरेसिव और मॉइस्ट गैस के लिए भी सूटेबल नहीं है, उसको फैब्रिक को डैमेज कर देगा। प्रेशर ड्रॉप होने की चांस इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें टाइम टू टाइम डस्ट केक को रिमूव करते रहना पड़ता है। इनिशियली इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू साइक्लोन से ज़्यादा इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है। ठीक है, तो दोनों डिवाइस क्लियर है। अब जो हम पढ़ेंगे वो आपका ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये एक तरह का डिवाइस है जो वही डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का मैकेनिज्म भी यूज़ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए इस डिवाइस को बनाया गया। तो खैर जानते हैं, आप समझ जाएगा बहुत ईजिली, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिएगा।
तो एन ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज अ डिवाइस दैट रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि डस्ट, स्मोक, फ्लाई एश एंड फोम्स, ये सबको रिमूव करने के लिए हम ESP का यूज़ करते हैं। ये बहुत इफिशिएंट डिवाइस माना जाता है फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैस बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ये ध्यान रखिएगा, ये डिवाइस एक इकलौता डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को यूज़ करके डस्ट पार्टिकल को रिमूव करेगा, फोर्सिंग देम टू माइग्रेट एंड कलेक्ट ऑपोजिटिवली चार्ज प्लेट। ये लाइन आपको अभी आने वाले वक्त में, मतलब थोड़ा सा आगे स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। तो ESP आर कैपेबल टू रिमूव यूजिंग इवन वेरी फाइन, मतलब ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, वेरी फाइन पार्टिकल लेस देन 0.01 माइक्रोन मीटर पार्टिकल्स को भी रिमूव करने के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। वाइडली यूज्ड इन पावर प्लांट, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील प्लांट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा अप्लीकेशन है। कुछ इस तरह का डिवाइस होता है, ठीक है, आगे इसकी वर्किंग भी जानेंगे। अब हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट, ठीक है, मेन कंपोनेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। तो इसमें देखिए इनलेट है जहाँ से आपका गैस इस चैम्बर में इन करेगा, सॉलिड पार्टिकल, वही जो गैस में जो सॉलिड पार्टिकल, ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स है। उसके बाद यहाँ पे थीन रॉड, मेटल रॉड लगा होता है, मेटल रॉड लगा होता है जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्रोवाइड करने के लिए हम एक बैटरी का यूज़ करेंगे, हाई वोल्टेज DC वोल्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ से जो एग्जिट करता है तो आउटलेट, और ये है, इसको बोलते हैं मेटल प्लेट्स, मेटल प्लेट या कलेक्टिंग प्लेट्स भी बोलते हैं, इसका मेन कंपोनेंट है, ठीक है। तो अब मैं इसका वर्किंग बताता हूँ आपको। तो मैं आपको पहले इमेज में ही समझा देता हूँ। ये देखिए, जो आपको रेड रेड दिख रहा है इसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जिसे यहाँ पे थीन मेटल रॉड बोला जा रहा है। ये बेसिकली एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड होता है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। बैटरी से कनेक्ट मतलब कि इसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये ध्यान रखिए कि आप मैग्नेट जानते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इसमें क्या होता है, मैग्नेट में अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में टच होगा तो वो अट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर सेम साउथ साउथ तो वो रिपेल करेगा। यानी कि सेम पोल्स रहेगा तो रिपेल करेगा, अगर अपोजिट पोल रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे काम करेगा। अब मान लेते हैं डस्ट पार्टिकल को हमने निगेटिव चार्ज दे दिया और हम एक प्लेट लगा रखे हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हमें मेन तो यही तो करना है ना कि डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि डस्ट पार्टिकल को हम निगेटिवली चार्ज कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी खुद से दे करके, लो भैया तुम, और तुम निगेटिवली चार्ज हो जाओ। हम यहाँ पे लगा रखे हैं कि एक प्लेट जो कि पॉजिटिव चार्ज है, अब ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलेगा तो जो डस्ट पार्टिकल वो इसमें चिपक जाएगा और जो हवा है वो बाहर निकल जाएगा। और बाद में जिस दिन हमारा ये भर जाएगा प्लेट, हम उसको नीचे कलेक्ट कर लेंगे हॉपर में। तो बस यही कॉन्सेप्ट पे आपका ये ESP काम करेगा। देखिए कैसे हम इस इलेक्ट्रोड्स, ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है 3 इलेक्ट्रोड्स है, इस इलेक्ट्रोड के हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं निगेटिव। डस्ट पार्टिकल जो इससे पार करेगा क्योंकि रास्ते में ही ये लगा हुआ रहेगा, तो डस्ट पार्टिकल को ये निगेटिवली चार्ज कर देगा। ये आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज कर दिया। जितने भी डस्ट पार्टिकल यहाँ से पास करेंगे वो सबको निगेटिव चार्ज कर देगा, ठीक है। यहाँ से वो आगे बढ़ेगा, आगे हम लगा रखे हैं प्लेट्स, कलेक्टिंग प्लेट, मेटल प्लेट जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये निगेटिव डस्ट पार्टिकल उस प्लेट पे जाकर के चिपक जाएगा, जितने भी पार्टिकल से निगेटिवली चार्ज हो सब उस पर जाकर के चिपक जाएगा ड्यू टू अपोजिट नेचर, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद जो हवा बचेगा वो यहाँ से पीछे के साइड से बाहर निकल जाएगा। बस यही इसका वर्किंग है। मैंने आपको कंपोनेंट बता दिया, कंस्ट्रक्शन भी यही है, ठीक है। यहाँ जानते हैं चार्जिंग ऑफ, इसकी जो टेक्निकल स्टेप्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले आपका इसमें मैंने आपको बताया कि पार्टिकल को सबसे पहले चार्ज करेंगे। पार्टिकल्स यानी कि जो हवा में एयर पॉल्यूटेंट्स है उसको चार्ज करेंगे। तो द गैस स्ट्रीम कंटेन पर्टिकुलेट मैटर, जो गैस स्ट्रीम है वो पर्टिकुलेट मैटर कंटेन कर रहा है, सच एज डस्ट हो गया, स्मोक हो गया। इंटर्स ESP में इंटर कर रहा है। हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ सेट ऑफ डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड, जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स है ये वाला, ये जो तीनों इलेक्ट्रोड है मेटल रॉड्स, ये हाई वोल्टेज चार्ज से कनेक्टेड है जो कि आपका डस्ट पार्टिकल को आयोनाइज कर देगा। सराउंडिंग गैस मॉलिक्यूल्स को जो उसमें डस्ट पार्टिकल उसको आयोनाइज कर देगा। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन कोलाइड विथ
एंड अटैच द पार्टिकल्स, गिव देम टू नेगेटिव नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, इट मीन नेगेटिव चार्ज उसको दे देता है। हो गया पहला स्टेप। सेकंड में क्या करेगा, आगे की ओर जाएगा तो आगे उसको कलेक्टिंग प्लेट लगा रखे हमने, चार्जिंग प्लेट जो कलेक्टिंग द चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ पे स्टेप 1 में पार्टिकल्स को जो चार्ज किए हैं उसको कलेक्ट करना है। तो द चार्ज पार्टिकल्स देन मूव टूवर्ड, आगे की ओर बढ़ेगा। अ सेट ऑफ कलेक्टर प्लेट्स आर ऑपोजिटिवली चार्ज, ऑपोजिटिवली चार्ज कलेक्टिंग प्लेट्स हमने आगे लगा रखा है। अगर हम पार्टिकल्स को निगेटिव चार्ज दिए हैं तो जो प्लेट होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, अगर पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज दिए तो हमारा प्लेट निगेटिव होगा। तो यही ऑपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्लेट्स होगा जो कि उसको कलेक्ट करने का काम करेगा। एज द पार्टिकल्स अप्रोच द कलेक्टर्स प्लेट दे अटैच बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंज्यूमिंग देम टू स्टिक टू द प्लेट सरफेस, जो कि प्लेट के सरफेस पे अटैच हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे इस इमेज में वर्किंग में बताया था। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ तक आपका पार्टिकल और एयर सेपरेट हो गया, पार्टिकल उस प्लेट पे टच हो गया और हवा पीछे से निकल गया। अब जो इसके बाद थर्ड है रिमूविंग द पार्टिकल्स। अब जो इस प्लेट पे जो पार्टिकल्स बैठे हैं, चिपके हैं, उसको भी तो रिमूव करना पड़ेगा हमें, तो वही काम है। तो इसको क्लीन करने के लिए टू क्लीन प्रेसिपिटेटर अ मैकेनिकल रैम्पिंग, या तो रैम्पिंग करेंगे या वाइब्रेशन, जो प्रीवियस इक्विपमेंट में था, जैसे वाइब्रेट करके हम नीचे गिरा रहे थे या रैम्पिंग करके गिरा रहे थे हैमरिंग के थ्रू, वही सारा प्रोसीजर यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो आपको सारे डिवाइस को ना एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको समझना ईजी होगा। खैर, सिस्टम इज यूज टू डिसलॉग्ड, ठीक है, उस प्लेट से रिमूव करने के लिए एक्यूमुलेट पार्टिकल फ्रॉम द प्लेट हम ये सारे रैम्पिंग का, वाइब्रेशन का यूज़ करते हैं, हैमरिंग का यूज़ करते हैं। द डिसलॉग पार्टिकल्स फॉल इनटू द हॉपर, हॉपर में आकर को गिर जाएगा या फिर जो भी कलेक्टिंग डिवाइस लगा उसमें। और वही अगर वेट ESP है तो वाटर का यूज़ करते हैं हम पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, वेट ESP के केस में। तो ये इसका वर्किंग है। ठीक है, इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो ये इसकी इफिशिएंसी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो ये बहुत इसकी अच्छी इफिशिएंसी होती है। बेटर देन साइक्लोन, बेटर देन स्क्रबर, बेटर देन इवन बैग हाउस फिल्टर से भी अच्छा माना जाता है इसे। करने हैंडल वेरी लार्ज गैस वॉल्यूम, ये बहुत लार्ज गैस वॉल्यूम को भी हैंडल कर पाता है। एंड सुटेबल फॉर फाइन पार्टिकल, लेस देन 1 माइक्रोन मीटर की जो पार्टिकल्स होती है ना, उसके लिए भी ये डिवाइस सुटेबल है। लो प्रेशर ड्रॉप, इसमें प्रेशर ड्रॉप काफ़ी बहुत कम होता है, लो होता है। कैन हैंडल हाई टेम्परेचर गैस, हाई टेम्परेचर गैस को भी हैंडल कर पाता है अप टू 700 डिग्री टेम्परेचर विथ प्रॉपर मेंटेनेंस मटेरियल, अच्छे मटेरियल को यूज़ करके अगर ये डिवाइस बनाया तो ये 700 डिग्री टेम्परेचर तक को भी रजिस्ट कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज इसका, डस्ट कलेक्टेड इज ड्राई एंड रीयूज। जो डस्ट कलेक्ट होता है वो सूखा फॉर्म में कलेक्ट होता है और उसको रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री लाइक सीमेंट एंड स्टील में। ठीक है, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर ले तो आप देख सकते हैं ये डिवाइस थोड़ा सा देखने से नहीं लग रहा महंगा होगा, तो ये इसकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। ठीक है, इसका लार्ज स्पेस चाहिए, बड़ा बिग साइज चाहिए इसको। परफॉर्मेंस डिपेंडिंग अपॉन पर्टिकुलर रजिस्टिविटी, इसकी परफॉर्मेंस पर्टिकुलर की रजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है। वेरी हाई एंड वेरी लो रजिस्टिविटी, रिड्यूस इफिशिएंसी। ठीक है, इनफेक्टिव फॉर स्टिकी, जो स्टिकी पार्टिकल होता है, चिपचिपा पार्टिकल होता है, उसके लिए थोड़ा सा कम इफेक्टिव है। टैरी हो गया, वेट पार्टिकल्स, ये सब के लिए थोड़ा कम इफेक्टिव है। क्लॉगिंग का रिस्क इसमें बढ़ जाता है। रिक्वायर्ड स्किल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसको स्किल मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ता है इस डिवाइस को मेंटेन रन कराने के लिए। हाई वोल्टेज भी चाहिए इसको, क्योंकि सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखना पड़ेगा तब। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस था। ठीक है, क्लियर है 3 डिवाइस। अब जो हम अगला डिवाइस पढ़ने वाले हैं डेट इज वेट स्क्रबर। ठीक है, वेट स्क्रबर भी एक डिवाइस है जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली हम एक वेट यानी कि पानी, वाटर को एक लिक्विड मीडियम को यूज़ करते हैं कलेक्ट करने के लिए डस्ट पार्टिकल्स को। कैसे, हम समझते हैं। तो अ वेट स्क्रबर, वेयर इज इट, अ वेट स्क्रबर इज एन एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस दैट रिमूव पार्टिकुलेट मैटर and gaseous pollutants from industrial gas system by bringing the pollutant gas into the connect with the scrubber liquid. Scrubber liquid से उस pollutants को contact मिला करके हम basically उस pollutants को
हवा से अलग करते हैं, गैस से अलग करते हैं और क्लीन गैस को बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है। तो कंटामिनेंट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गैस फेज इनटू अ लिक्विड फेज। गैस जो कंटामिनेंट है, जो एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूटेंट्स है, वो गैस फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफर्ड हो जाता है। कैसे होगा हम इसकी वर्किंग में समझ लेंगे। मैकेनिज्म सच एज इनर्शिया इम्पैक्शन या फिर इंटरसिपेशन, डिफ्यूजन या कंडेंसेशन या फिर केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बेसिकली ये सब प्रोसेस के थ्रू होता है। कि यूज़ की बात करें तो रिमूव ऑफ पार्टिकल, एसिड गैस जैसे SO2, HCl, सोल्यूबल गैस को रिमूव करने के लिए NH3 को, एंड ऑडोर कंट्रोल, कूलिंग, कंडेंसेशन ऑफ गैस, ये सब कुछ इसका एप्लीकेशन करता है वेट स्क्रबर का। ठीक है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को ये रिमूव करेगा? तो पार्टिकुलेट मैटर की बात करें तो डस्ट, सूट एंड अदर फाइन पार्टिकल्स को ये रिमूव कर लेता है। वहीं अगर गैसियस पॉल्यूटेंट की बात करें तो ये एसिडिक गैस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, टॉक्सिक केमिकल्स एंड ऑडोरस कंपाउंड को ये रिमूव करने में कैपेबल होता है। ये कुछ इस तरह का आपका डिवाइस है। ठीक है, ये आपका कुछ डिवाइस है। ओके, तो अब हमारा इसमें जो अगला सब टॉपिक होने वाला है वो आपकी इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट पे। सो सिंपल इसका भी वर्किंग है। जैसे मैंने आपको पहले के डिवाइस की बहुत इजीली समझाया है, तो इसको भी बहुत आसान से भाषा में समझाऊंगा। अब बस इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। एक साइड से हवा इन करेगा, इसके अंदर कुछ फिनोमिना होगा, और एक साइड से हवा इसमें बाहर निकल जाएगा, क्लीन हवा। तो देखिए कुछ इस तरह का डिवाइस है। फ्रॉम हेयर हवा जो गैस इसमें इंटर कर रहा है, जो डस्ट पार्टिकल से भरा हुआ है। क्लियर इतना? अब ये एक बड़ा सा लार्ज वॉल्यूम है। ठीक है, हम इधर साइड से एक और सिस्टम लगा रखे हैं, पाइप, यहाँ से अंदर इसमें पानी भेज रहे हैं, वाटर, लिक्विड मीडियम जिसे बोलते हैं। नॉर्मली इसमें वाटर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे स्प्रे हो रहा है पानी। पानी का मतलब फव्वारा, फाउंटेन की तरह फव्वारा जैसे फैलता है ना, वैसे यहाँ पे इसके अंदर पूरा पानी का फव्वारा फैल रहा है, स्प्रे के फॉर्म में हो रहा है। अब यहाँ से हवा जाएगा, चूंकि ये इसमें एग्जॉस्ट का हवा है, तो ये थोड़ा सा नेचर में गर्म रहेगा, तो ये अपने आप ऊपर की ओर उठने लगेगा। ठीक है, ऊपर उठेगा, और ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे पानी आ रहा है नीचे की ओर फव्वारा की तरह। अब यहाँ पे एट द सर्टेन एरिया हवा और वो पानी मिलेगा, तो जो गैस में डस्ट पार्टिकल होगा ना, उसको वो वाटर के ड्रॉपलेट्स अपने अंदर ट्रैप कर लेंगे। बस इतना ही खेल है। अपने अंदर ट्रैप कर लिया, अब ग्रेविटी के कारण वो पानी नीचे आ जाएगा और ये हवा ऊपर चला जाएगा। तो क्लीन हवा यहाँ से क्या बाहर निकल गया, और जो डस्टी वाटर हुआ, वो स्लरी जो हुआ, वो नीचे आके कलेक्ट हो गया सी के जगह पे, और यहाँ से हम इसको एग्जिट करा लेते हैं। यहाँ से आपका क्लीन हवा बाहर आ गया। तो बस ये इसका सिंपल वर्किंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन कंपोनेंट की बात करें तो इनलेट डक्ट एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस। इनलेट डक्ट जहाँ से आपका इस चैम्बर के अंदर गैस इंटर करेगा, ताकि एक अच्छा रास्ता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस होना, ताकि एक यूनिफॉर्म फ्लो बना रहे। ठीक है, कनेक्टिंग सेक्शन जहाँ आपका वेयर गैस और लिक्विड मीट करेगा, इसको हम पैक्ड बेड के नाम से भी जानते हैं। स्प्रे नोजल उसमें होगा, वेंचुरी थ्रॉड होता है आपका, रोटेशनल एलिमेंट होता है। जो आपका पैक्ड बेड है यानी कि इस रीजन को हम पैक्ड बेड बेसिकली बोलते हैं। फिर आपका लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि यहाँ जो हमने साइड से जो लिक्विड डाला था ना, तो उसमें कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन सी चीज़, जैसे कि नोजल होता है, हेडर होगा, स्प्रेडर होगा फैलने वाला, तो ये सब लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया इसमें कंपोनेंट में। फिर आपका डायमीटर ऑफ इंटरटेनमेंट सेपरेटर, लिक्विड कलेक्टिंग सम्प, ये आपका लिक्विड कलेक्टिंग सम्प हो गया। ठीक है, रिसाइकल एंड पंप पाइपिंग, उस जो पानी आया है यहाँ पे, वाटर जो स्लरी आया है, तो उसको रिसाइकल भी करते हैं। रिसाइकल करने के बाद दोबारा से इसमें डालते हैं, तो उस सिस्टम, वो भी एक सिस्टम है। रिसाइकल एंड पंप पाइपिंग, सर्कुलेट लिक्विड को सर्कुलेट कराने के लिए। ट्रीटमेंट या फिर न्यूट्रलाइजर यूनिट को भी यूज़ करते हैं, जैसे पीएच कंट्रोल करने के लिए, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड केमिकल ट्रीटमेंट। तो ये कुछ मेन कंपोनेंट है आपका वेट स्क्रबर का। ओके, तो यहाँ पे भी एक इमेज है, यहाँ पे भी वर्किंग मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से इन कर रहा है, ठीक है, गैस स्टीम, और यहाँ पे वाटर सप्लाइंग सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पे मोटर के थ्रू, प्रेशर के थ्रू यहाँ से अंदर आएगा, और यहाँ पे पानी इस डिवाइस के अंदर आ गया, ऊपर से इन करेगा, और ये फैल रहा है। ठीक है, फव्वारा की तरह।
लिक्विड के ड्रॉपलेट्स। यहाँ से गैस एंटर किया, गैस चूँकि गैस में हवा जो गर्म होता है थोड़ा, तो ऊपर की ओर उठेगा। यहाँ से गैस ऊपर उठ रहा है और यहाँ से पानी नीचे आ रहा है। ये एक मीडियम है जहाँ पे दोनों मिलेगा, ठीक है। तो मिलने से क्या हो, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं गैस स्ट्रीम में प्रेजेंट्स पर्टिकुलेट मैटर्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेंगे। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स अपने अंदर उस पर्टिकुलेट मैटर्स को ट्रैप करेगा। ट्रैप करने से और ग्रेविटी के कारण वो नीचे की ओर आ जाएगा, और नीचे हम उसको हॉपर की तरह लगा रखे हैं, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट करके इसे रिसाइकिल करके दोबारा से इस चैम्बर में डाल देंगे, एंड देन वही सर्कुलेट करेगा फिर से, ठीक है। तो इस तरह से आपका गैस तो क्लीन हो गया। अब जो क्लीन गैस है उसको ऊपर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप कंपोनेंट देख सकते हैं, स्प्रे नोजल, इससे पानी स्प्रे के फॉर्म में हो रहा है। डस्ट सेंसर लगा देते हैं अपना इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। खैर ये आपका मेन वर्किंग आपको समझना था, यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यही आपका कुछ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि टाइप ऑफ वेट स्क्रबर, कौन कौन से टाइप के वेट स्क्रबर अवेलेबल है। इसमें सबसे पहले आता है आपका स्प्रे टावर, ठीक है। स्प्रे टावर इज द वन ऑफ द मेन एंड कॉमन यूज ऑफ वेट स्क्रबर, जिसे हम स्प्रे चैम्बर भी बोलते हैं। तो गेट फ्लो थ्रू अ टावर वेयर लिक्विड स्प्रेड एंड एज अ फाइन ड्रॉपलेट, जहाँ पे आपका लिक्विड जो बिल्कुल फाइन ड्रॉपलेट्स के तरह फैलता है। पार्टिकल रिमूव बाई इम्पैक्शन ऑफ इन, ठीक है, इम्पैक्शन या फिर इंटरसिपेशन प्रोसेस के थ्रू पार्टिकल्स रिमूव होता है इस डिवाइस में। सिंपल है, लो प्रेशर ड्रॉप होता है, यूज फॉर कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन टू। ये इसे कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन करने के लिए भी इस डिवाइस को यूज करता है। ये पहला था आपका स्प्रे टावर। सेकेंड है आपका पैक्ड बेड स्क्रबर, जिसे पैक्ड टावर भी बोलते हैं। तो गैस फ्लो अपवर्ड और डाउनवर्ड थ्रू अ पैकिंग मटेरियल वेटेड बाय लिक्विड फॉलिंग ओवर द पैकिंग लार्ज इंटरफेसियल एरिया फॉर मास ट्रांसफॉर्मेशन। मास ट्रांसफर के लिए लार्ज इंटरफेसिंग एरिया चाहिए। गुड फॉर गैस एब्जॉर्प्शन एंड सोलेबल गैस, ये गैस एब्जॉर्प्शन जो गैस एयर पॉल्यूटेंट्स हैं एंड सोलेबल गैस उसको एब्जॉर्व करने के लिए ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। मॉडरेट प्रेशर ड्रॉप, इसमें प्रेशर ड्रॉप मॉडरेट होता है, क्लियर है। थर्ड आपका वेंचुरल स्क्रबर। तो गैस इज एक्सक्लेटेड थ्रू कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग थ्रॉट। गैस जो है वो एक्सलेट करेगा कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग थ्रॉट्स के थ्रू। वेयर लिक्विड इज इंजेक्टेड, जहाँ आपका लिक्विड इंजेक्ट करेगा। हाई रिलेवेंट हाई रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट्स फाइन ड्रॉपलेट्स, हाई टर्बुलेंस, एक्सलेंट फॉर फाइन पार्टिकल रिमूवल। ये फाइन पार्टिकल को रिमूव करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। हाई कलेक्टिंग एफिशिएंसी फॉर सब माइक्रोन पार्टिकल्स, हाई प्रेशर ड्रॉप इसमें होता है, एंड एनर्जी कंजप्शन भी इसकी हाई होती है। तो ये तीन मेन डिवाइस है, वेट स्क्रबर का टाइप है, ठीक है। क्लियर वेट स्क्रबर। तो अब हम जानते हैं कि इसकी क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है वेट स्क्रबर का। तो वेट स्क्रबर का एडवांटेजेस है हाई रिमूवेबल इफिशिएंसी फॉर बोथ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर यानी कि सॉलिड पार्टिकल, एंड गैस पार्टिकल को रिमूव करने के लिए इसकी इफिशिएंसी बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर अच्छे से डिजाइन करते हैं तो ये अच्छी इफिशिएंसी देती है। कैन हैंडल हॉट और डर्टी गैस, गर्म गैस और डर्टी गैस को ये हैंडल कर सकता है। स्टीम, जो गैस स्टीम होता है उसको। कैन साइमल्टेनियसली रिमूव गैस एंड पार्टिकल्स, गैस और पार्टिकल्स को दोनों को एक साथ में रिमूव कर पाता है ये डिवाइस आपका। नो रिस्क फॉर एक्सपल्सन, क्योंकि इसमें कुछ जलने जैसा चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे तो एक्सपल्सन का कोई रिस्क नहीं है। कैन कूल गैस स्टीम इज रिमूव हीट, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी अच्छी मानी जाती है। केमिकल रिजनरेटर कैन एडेड फॉर स्पेसिफिक गैस को रिमूव करने के लिए, जो कि जस्ट लाइक वाटर से रिमूव नहीं हो पाएगा, तो हम वाटर के जगह पे कुछ केमिकल एजेंट यूज़ कर लेंगे, तो उसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल कहा जाता है इस डिवाइस को। कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जनरेट्स कंटामिनेटेड लिक्विड, आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इसमें वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा है पानी का, तो वेस्ट वाटर बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। हाँ, पर इसे रीयूज़ करते हैं हम इसे ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। पोटेंशियल करेक्शन इशू, हायर कैपिटल एंड ऑपरेशन कॉस्ट फॉर हाई एफिशिएंसी डिजाइन, ठीक है। स्लज हैंडलिंग, स्लज हैंडल करना एक चैलेंज है इसमें, जो स्लज जनरेट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हैंडल करना एक चैलेंज है, ठीक है। पोटेंशियल फॉर ड्रॉपलेट एंड कैरी ओवर एंड री इंटरटेनमेंट इफ डायमीटर इज आर पुअर, हाई एनर्जी यूज फॉर हाई प्रेशर ड्रॉप। हाई प्रेशर ड्रॉप के लिए हमें हाई एनर्जी
तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन की बात करें तो केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। पेट्रोकेमिकल प्लांट में जैसे एसिड या गैस रिमूव करने के लिए, पावर प्लांट में यूज़ करते हैं SO2 को कंट्रोल करने के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड बिफोर एंड आफ्टर द अदर कंट्रोल डिवाइसेस। ठीक है, मेटल फिनिशिंग एंड प्लेटिंग के जगह पे इसको यूज़ करते हैं, उस इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं एसिड मोस्ट कंट्रोल करने के लिए। सीमेंट हो गया, फर्नेस हो गया, इसमें इस इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जानते हैं इसकी कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे वेट स्क्रबर और ड्राई स्क्रबर को। वेट स्क्रबर अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, और ड्राई स्क्रबर में बैक हाउस फिल्टर मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी बता चुका हूँ, सॉरी। तो ये दोनों को कंपेयर करते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स टाइप हैंडलिंग की बात करें तो वेट स्क्रबर बेसिकली पार्टिकल एंड सॉल्युबल गैस, मतलब पार्टिकल और गैस दोनों को एक साथ हैंडल कर पाता है। ड्राई स्क्रबर की बात करें तो मोस्टली पार्टिकल्स, जैसे बैग हाउस ESP, ये पार्टिकल गैसियस पॉल्यूटेंट को ये नहीं हैंडल कर पाता है। ठीक है, गैसेस रिक्वायर सेपरेट सिस्टम, गैस को हैंडल करने के लिए मैं फैब्रिक फिल्टर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट वेट स्क्रबर में ज़्यादा जरूरत पड़ती है, वहीं अगर ड्राई स्क्रबर में कम पड़ती है। एनर्जी की बात करें तो वेरिएबल है, और ड्राई स्क्रबर में आपका बैग हाउस मॉडरेट, ESP लो। बैग हाउस में ESP में आप देखें कि एनर्जी चाहिए। कोरिजन कंसर्न की बात करें तो इसमें वेट स्क्रबर में हाई होगा, क्योंकि इसमें पानी का यूज ज़्यादा हो रहा है, एसिडिक गैस होता है, इसकी वजह से हाई रिस्क होता है कोरिजन लगने का। वहीं ड्राई स्क्रबर में लोअर या फिर फिल्टर मीडियम खराब हो सकता है बस एसिडिक गैस की वजह से। मेंटेनेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वेट स्क्रबर मॉडरेट हाई होती है, और ये ड्राई स्क्रबर मॉडरेट होता है। इफिशिएंसी फॉर फाइन पार्टिकल की बात करें तो फाइन पार्टिकल के लिए गुड माना जाता है, वहीं अगर ड्राई स्क्रबर आपका एक्सलेंट है, जैसे कि ESP हो गया, बहुत अच्छा माना जाती है ESP को फाइन पार्टिकल्स के लिए, लेस देन 1 माइक्रोन मीटर। ठीक है, इसमें जो वेंचुरी होता है वो गुड माना जाता है, मैंने जो आपको टाइप बताया था वो। कैपिटल कॉस्ट की बात करें तो वेट स्क्रबर मॉडरेट टू हाई है, क्योंकि इसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, और आपका ड्राई स्क्रबर भी मॉडरेट टू हाई है, क्योंकि बैग हाउस फिल्टर में जो फिल्टर मीडियम वो महंगा मिलता है, ESP में आपका इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो भी महंगा पड़ जाता है। तो ये था आपका कंपेरिजन। नेक्स्ट आपका जो डिवाइस है, इक्विपमेंट है, उसका नाम है साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, मे बी ये लास्ट डिवाइस ही होगा। तो आपके सिलेबस में तो ये साइक्लोन सेपरेटर के बारे में जानते हैं। ये बेसिकली साइक्लोन के प्रिंसिपल पे काम करता है। साइक्लोन कैसे घूमता रहता है, तो इसी प्रिंसिपल पे ये काम करेगा। तो साइक्लोन सेपरेटर इज वाइडली यूज फॉर एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इसके बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दैट रिमूव कोर्स एंड मीडियम साइज पार्टिकल। फाइन पार्टिकल को ये भी रिमूव नहीं करता है। फाइन के लिए आपको ESP यूज़ करना पड़ेगा, बैक हाउस फिल्टर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कोर्स और मीडियम साइज के जो पार्टिकल होते हैं उसको रिमूव करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर को यूज़ किया जाता है फ्रॉम द गैस स्ट्रीम यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस डिवाइस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ करके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल डस्ट कलेक्टर एंड वॉर्टेक्स सेपरेटर। वॉर्टेक्स सेपरेटर जानते हैं कि सेंटर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वहाँ पे रोटेशन क्रिएट होता है, और जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की ओर फेंकने लगता है। दैट इज कॉल्ड वॉर्टेक्स सेपरेटर। तो a cyclone separator is device that in which dust laden gas enters tangentially। इस डिवाइस में टेंजेंटली गैस इंटर करेगा, क्रिएटिंग अ स्पाइरल वॉर्टेक्स, जो कि वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण स्पाइरल वॉर्टेक्स क्रिएट होगा। ये देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सेंट्रीफ्यूगल रोटेशन हो रहा है, और वॉर्टेक्स जितने भी डस्ट पार्टिकल ये देखिए बाहर की ओर फेंक रहा है। ठीक है, बाहर की ओर फेंक रहा है मतलब यहाँ पे जो आउटर लेयर लगा हुआ है इस पे आकर के वो टच हो जाएगा, इस पे आकर के चिपक जाएगा। ठीक है, तो द क्लीन गैस एग्जिट थ्रू द टॉप। उसके बाद जो क्लीन गैस रहेगा, क्लीन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो साइक्लोन सेपरेटर इज एन एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस दैट यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेटेड सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट फ्रॉम द गैस और एयर स्ट्रीम। द प्रोसेस इज नोन एज साइक्लोन सेपरेशन। जो ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से इंटर कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वॉर्टेक्स के कारण डस्ट पार्टिकल अलग हो जा रहा है और एयर मॉलिक्यूल्स अलग हो रहा है, इसको बोलते हैं हम साइक्लोन सेपरेशन।
क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल साइक्लोन फिनोमिना के थ्रू हो रहा है तो डज नॉट रिक्वायर फिल्टर, इसमें कोई फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती। मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव, जो इसे सस्ता बना देता है। लो मेंटेनेंस इसमें, क्योंकि आपका ये जस्ट लाइक प्राइमरी मेथड की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक्स अबाउट साइक्लोन सेपरेटर। देखिए इसमें अगर कंपोनेंट की बात करें तो ये आपका एक जगह से इनलेट होगा, फ्रॉम एयर गैस यहाँ से इन करेगा। इन करने के बाद इसके चैम्बर के अंदर में देखिए आपका ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिख रहा है आपको, ये ब्लू वाला, और उसके कारण वॉर्टेक्स क्रिएट हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो वॉर्टेक्स से क्या होगा कि ये जो गैस होगा, गैस में जो डस्ट पार्टिकल होगा, वॉर्टेक्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उसके डस्ट पार्टिकल्स बाहर की ओर फेंकने लगेगा। और बाहर हम लगा रखे बॉडी, तो उस बॉडी पा करके वो ऑब्स्टेकल्स बॉडी की तरह काम करेगा। बॉडी जो है वो ऑब्स्टेकल्स की तरह काम करेगा, तो उस पर आकर टच हो जाएगा, और टच होने के कारण वो धीमे धीमे नीचे करके या नीचे हॉपर में या सॉलिड यहाँ से आउट बाहर निकल जाएगा, जो पर्टिकुलेट मैटर्स, और क्लीन हवा यहाँ से बाहर निकल गया आपका। कंपोनेंट की बात कर ले तो ये आपका इनलेट हो गया, ठीक है। ये आउटलेट ट्यूब है, यहाँ से आपका गैस आउट कर रहा है, यानी कि ये आउटलेट हो गया। ठीक है, ये आपका बैरल है, ठीक है। ये आउटलेट वॉर्टेक्स, जो वॉर्टेक्स हो रहा है ये आउटलेट वॉर्टेक्स हो गया, मतलब बाहर वाले एरिया को हम जस्ट आउटलेट वॉर्टेक्स बोल रहे हैं और इनर वाले एरिया को इनर वॉर्टेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक डस्टी गैस इंटर कर रहा है, ये आपका कोन शेप का होता है, ठीक है, और यहाँ से सॉलिड पार्टिकल बाहर आ जाएगा। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो डस्ट लीड लेटेंट गैस इंटर्स टेंजेंटली, डस्ट जो है आपका चैम्बर के अंदर में देखिए टेंजेंटली इंटर कर रहा है, टेंजेंटली इंटर कर रहा है एट हाई वेलोसिटी एंड इनटू अ सिलिंड्रिकल और कोनिकल चैम्बर, कोनिकल चैम्बर या सिलिंड्रिकल चैम्बर में हाई वेलोसिटी से इंटर कर रहा है। गैस स्पाइरल डाउनवर्ड इन अ वॉर्टेक्स क्रिएटिंग सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेरेशन, जो कि वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेरेशन क्रिएट कर रहा है। हैवियर पार्टिकल मूव्स टुवर्ड द वॉल, जो वॉल है आपका ये जो आउटर वॉल है, तो जो हैवी पार्टिकल होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वॉर्टेक्स प्रोसेस के थ्रू बाहर की ओर फेंका जाता है, तो वो उस वॉल पे आकर के टच हो जाएगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेटल इनटू द हॉपर। उसके बाद आकर के रास्ते में टकरा गया इससे, उसके बाद वो इससे धीमे धीमे वो नीचे हॉपर में आकर कलेक्ट हो जाएगा, नीचे हॉपर में आकर कलेक्ट होगा और यहाँ से इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, क्लीन गैस, जो आपका बचा क्लीन गैस वो आपका ऊपर उठेगा और सेंट्रल वॉर्टेक्स के कारण वो सीधे ऊपर से बाहर निकल जाएगा। ये फार्मूला होता है FC = m × v²/r, यहाँ पे आपका FC आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन पार्टिकल है। ठीक है, आपका m हो जाएगा आपका मास हो जाएगा, पार्टिकल का मास, एंड v² हो जाएगा आपका टेंजेंटियल वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी हो जाएगा। उसके बाद r आपका रेडियस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूँ, ठीक है, सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है। इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। द इफिशिएंसी इंक्रीज विद पार्टिकल साइज, गैस वेलोसिटी एंड सिलिंड्रिकल डायमेंशन पे इसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है। मेन पार्ट्स की बात करें साइक्लोन सेपरेटर का, इसमें एक इनलेट है जहाँ से आपका गैस टेंजेंटली इंटर करेगा, डस्ट भरा हुआ। सिलिंड्रिकल बॉडी है, बॉडी, ठीक है, वेयर गैस स्टार्ट स्पिलिंग। कोनिकल सेक्शन, नैरो डाउनस्ट्रीम एंड इंक्रीजिंग सेंट्रीफ्यूगल। कोनिकल सेक्शन यानी कि इस तरह का सेक्शन है ताकि ये धीमे धीमे नीचे की ओर आए तो वॉल्यूम इसका कमता जाए और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाए, ठीक है, ताकि पार्टिकल को सेपरेट होने में आसानी मिले। डस्ट कलेक्टर हॉपर, नीचे साइड में जो लगा होता है जहाँ पे डस्ट कलेक्ट होगा, आप इमेज में देखिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आता रहे। यहाँ पे हॉपर है, ठीक है, यहाँ पे ये नीचे वाला ये जो दिख रहा है ये हॉपर है आपका, ठीक है। आउटर एंड वॉर्टेक्स फाइंडर, ठीक है, आउटलेट जहाँ से आपका क्लीन हवा बाहर निकलेगा। डिजाइन कंसिडरेशन की बात करें तो इनलेट वेलोसिटी आपका 10 से 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटीज की होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन पार्टिकल साइज। हाइट टू डायमीटर रेशियो की बात करें तो हाइट रेशियो इम्प्रूव सेपरेशन इफिशिएंसी। कोन एंगल आपका 10 से 20 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। फ्लो पैटर्न की बात करें तो शॉर्ट सर्कुलेशन अवॉइड होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए, ठीक है। फैक्टर जो इफेक्ट करेगा आपका साइक्लोन सेपरेटर को है पार्टिकल की साइज, पार्टिकल साइज डेंसिटी इफेक्ट करेगा। लार्ज एंड डेंसर पार्टिकल आर इजीली सेपरेट हो जाएगा, बड़ा और डेंसर पार्टिकल जिसकी डेंसिटी यानी कि जो भारी पार्टिकल होगा। स्टैंडर्ड साइक्लोन आर हाईली इफेक्टिव फॉर पार्टिकल ओवर 10 माइक्रोन मीटर, जो 10 माइक्रोन मीटर से बड़ा होता है वो उसी के लिए साइक्लोन सेपरेटर इफेक्टिव होता है, इफिशियंट होता है। वाइल हाई इफिशिएंसी साइक्लोन कैन कैप्चर, लेकिन जो हाई इफिशिएंसी साइक्लोन होता है ना वो 2.5 माइक्रोन मीटर को भी सेपरेट कर पाता है, तो इसकी एक इस पर डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका गैस की वेलोसिटी,
हाई इनलेट वेलोसिटी क्रिएट ग्रेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जितना ही तेज स्पीड से गैस सिस्टम इंटर करेगा तो उतना ही ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन इंप्रूव होगा। ठीक है, एंड सेपरेशन की इफिशिएंसी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट आपका साइक्लोन का डिज़ाइन, ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट आपका पार्टिकल लोडिंग, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल कैन इंक्रीज इफिशिएंसी। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें साइक्लोन सेपरेटर की तो ये सिंपल डिज़ाइन है। ठीक है, इजी एंड कंस्ट्रक्शन और ऑपरेट, लो मेंटेनेंस, देख सकते हैं आप कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं है, नो मूविंग पार्टिकल है तो ये इसकी मेंटेनेंस काफ़ी कम होती है। हैंडल हाई टेम्परेचर को भी ये हैंडल कर पाता है। ठीक है, ड्यूरेबल फॉर डबस, नो एडिशनल एनर्जी कंजप्शन। जैसे ESP में हम बैटरी लगा रहे थे तो इसमें कोई एडिशनल एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, लो एफिशिएंसी फॉर फाइन पार्टिकल लेस देन 5 माइक्रोन मीटर पार्टिकल्स के लिए एफिशिएंसी इसकी कम होती है। नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी एंड वेट डस्ट विच कैन क्लॉग एंड साइक्लोन। तो ये स्टिक और वेट डस्ट के लिए सुटेबल नहीं होता। प्रेशर ड्रॉप इंक्रीजेस विथ हाई गैस वेलोसिटी, रिक्वायर्ड मोर फैन पावर, रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस फॉर लार्ज स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये यूनिट भी फिनिश होता है। इसमें हमने आपको सारे डिवाइस के बारे में बता दिया, जो भी मैं आपको यहाँ पे डिवाइस दिखाया था। 1 सेकंड, जो आपके सिलेबस में मेनली मेंशन है। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वन शॉट को डिज़ाइन किया हुआ है। हाँ, हमने ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर जान लिया जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। हमने साइक्लोन सेपरेटर जाना जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। फैब्रिक फिल्टर या बैग हाउस फिल्टर, जिसमें बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं, फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रॉन के हेल्प से पार्टिकल को सेपरेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। वेट स्क्रबर भी हमने जो जिसमें फ्लूइड लिक्विड मीडियम को यूज़ करके हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमने डिवाइस कंप्लीट कर दिए जो आपके सिलेबस में। इसके सारे वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, कंपोनेंट एंड जो भी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन सब मैं आपको बता चुका हूँ। इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब एक होता है आपका कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम में बेसिकली क्या हुआ कि इसमें से किसी दो डिवाइस को, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल सेटिंग चैम्बर एंड साइक्लोन सेपरेटर, ये दोनों एक प्राइमरी डिवाइस है। यानी कि जब हमें बड़े बड़े पार्टिकल्स को पहले ही हटा लेना होता है तो इसको हम प्राइमरी फर्स्ट स्टेप पे यूज़ करते हैं, एंड देन यहाँ से निकलने वाली गैस को हम सेकेंडरी डिवाइस में यूज़ करते हैं। सेकेंडरी डिवाइस में आपका ESP हो सकता है, ठीक है, या फिर बैग हाउस फिल्टर, ये सब, ताकि हम फाइन पार्टिकल को भी यहाँ से रिमूव कर सके। प्राइमरी से तो कोर्स पार्टिकल को रिमूव कर लिया, फाइन पार्टिकल को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो ये कंबाइंड सिस्टम एक बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें फैब्रिक फिल्टर, साइक्लोन या ESP को यूज़ करके हम कंबाइंड फिल्टर बनाते हैं फॉर मच एंड हायर इफिशिएंसी। तो वो आपका कंबाइंड सिस्टम होता है। तो इतना ही आपका ये इस यूनिट में ये लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी फिनिश होता है, ये यूनिट इसी के साथ फिनिश होता है। मैं आपको छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ, हमारे यूनिक सीरीज के प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज, सारे ब्रांचेस के कोर्सेज अवेलेबल है। आप गो थ्रू चेक कर सकते हैं। इस कूपन कोड को यूज़ करके आप अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके साथ हमारी यूनिट 3 भी फिनिश होता है। थैंक